बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए सेकंड ईयर शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 के मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे और मॉडल पेपर में जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो आपकी परीक्षा में आने की संभावना लगभग 100% है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे पहले से ही, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मैं देता रहता हूं। परीक्षा के अंत समय में आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आप एक मॉडल पेपर मेरा 2022 का और देख सकते हो, और इसके अलावा 2021 वाला आप देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ही साथ कुछ चैप्टर वाइज वीडियो हमने प्रोवाइड करी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगी। इसमें हमने लगभग 15-16 चैप्टर्स के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। शिक्षा शास्त्र पेपर 1 का नाम क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, अर्थात जो है एजुकेशनल माने क्या होता है? शैक्षिक मनोविज्ञान। ओके, तो आपके पेपर का क्या नाम है? शैक्षिक मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान, ये पेपर का नाम है। अधिकतर विश्वविद्यालयों में इसी पेपर को फॉलो किया जाता है, यही पैटर्न होता है। 100% आपका यही आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में जाने से पहले देख लीजिएगा। अभी आपकी परीक्षा कल 17 तारीख होगी लगभग आपकी, और कल ही आपकी परीक्षा कौन सी भाई? कल आपकी परीक्षा होगी पेपर 1 की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पेपर होगा शिक्षा शास्त्र का। तो इससे पहले एक डाला है वो देख लीजिएगा, और ये देख लीजिएगा। 100% बोल रहा हूँ, कल पेपर जो है दे करके आइएगा, फिर लौट करके आना, और आप बोलना कि हाँ सर जी अगर नहीं आया होगा तो बहुत ज़्यादा डिसलाइक मार देना, सब कुछ कर देना। ये खुले मंच पर बोल रहा हूँ, कोई जो है मैं एकदम से जो मेरे अंदर होती है मैं आपके लोगों के समक्ष बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, तो आप लोगों से कुछ छिपाना नहीं होता है। कठिन परिश्रम करने के बाद में मैं मॉडल पेपर सेट करता हूँ, और निश्चित तौर पर कभी झांसे में मत आना इधर उधर के। आप लोग आसानी से इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा अपने घर पर अगर हैं तो। अगर आपको प्रश्नों में दिक्कत होती है, हालांकि तो इसमें मैं 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊँगा और 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 5 उनके उत्तर भी देखेंगे। अगर हो सकेगा तो बता देंगे, टाइम बचेगा तो। अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप उन उत्तर को जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि वैसे आप अगर जो है 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे तो मैं दीर्घ उत्तरीय टाइप के तरीके से उसको बताने का प्रयास, लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी दीर्घ उत्तरीय टाइप का। तो एक प्रकार से आपको बहुत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ चुके हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। देखिए बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा है, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े आसानी से, यहाँ पर मैंने खुद अपने हैंड राइटिंग से इसको लिखा है, बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र एजुकेशन। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक बात ये मान लो आप, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र है ये शिक्षा मनोविज्ञान का यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। मॉडल पेपर है 2022 का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और आपको बता दूं कि लगातार हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देने का प्रयास करता हूं। तो आप सोचो कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कूदना कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं, और निश्चित तौर पर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग जाहिर सी बात है अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। आपको एक प्रकार से अगर 10 व्यक्तियों तक आपने नहीं पहुंचाया तो सोचो कि आप एक प्रकार से बहुत ज़्यादा जो है गलत कर रहे हो अपने साथ और अपने टीचर के साथ, खुद के साथ। तो आप एक बार 10 बच्चों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा वीडियो। ये मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, और सभी लोग लाइक करिएगा, प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा मेरे भाई। आप लोगों के लिए जो है इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोग एक बार मेहनत ज़रूर करिएगा। बस लाइक दबाना है आपको बस, और शेयर करना है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करवाइए और बढ़वाइए, आप लोगों का ही चैनल है खुद का। सभी प्रश्न जो है इससे अनिवार्य हैं आपको करने के लिए। खंड आ के 50 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे कल, और आसानी से करिएगा। और जो विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उनमें भी ये प्रश्न, ये महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपके पेपर का नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी है, निश्चित तौर पर आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तिलक उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं आपको 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, और विस्तार से मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो आपको 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। एक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं, सभी प्रश्नों के अंक आपके समान दिए गए हैं, यानी खंड आ के। ओके, खंड बा के आप देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न आते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के अगर उत्तर लिखेंगे 200 शब्दों में 10 नंबर के होते हैं प्रश्न। 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कितने नंबर प्रश्न, कितने नंबर? 50 नंबर वहाँ से, 20 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, और बाकी बचे जो 30 नंबर वो 2 आपको दीर्घ उत्तरीय करने पड़ेंगे। 15 का 1, 15 का 1, 15 दूना 30 हो जाएगा। आपको 500 शब्दों में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको लिखना है। अब आइए हम विस्तार से यहाँ पर बात कर लेते हैं।
सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आया कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ पर ऐसे आपको लिख करके दे देगा शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर लिख करके दे दिया। आप शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है भाई? तो वैसे आरंभिक कार्य में अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त थी, और लेकिन इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो मन और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था पहले, और समय के परिवर्तन के साथ साथ क्या हुआ कि इसके स्वरूप में भी धीरे धीरे क्या होता गया भाई, परिवर्तन होता चला जाता है। और अब आप देखेंगे तो केवल एक स्वतंत्र विषय ही नहीं बल्कि एक शुद्ध पॉजिटिव, शुद्ध माने क्या, पॉजिटिव यानी विशुद्ध विज्ञान की श्रेणी में आपका बन करके आता है क्या, मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान। ओके, अच्छा अब मनोविज्ञान की बात की है, शिक्षा मनोविज्ञान दोनों के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में समझेंगे, उसके बाद में मनोविज्ञान के बारे में समझ लेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा जो होती है आपको पता ही होता है कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा मतलब होता है कि बालक के सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन कौन होती है? शिक्षा ही होती है। क्या? बालक के सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन क्या होता है भाई? शिक्षा ही होती है। और उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का सोपान कहीं ना कहीं पे शिक्षा ही है। शिक्षा के द्वारा ही जो व्यक्ति के अंदर जो जानकारी होती है वो बाहर आती है। आप बहुत ज़्यादा जानकार हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जानकारी भरी हुई है, लेकिन आप अगर उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हो तो एक प्रकार से ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। तो कहने का मतलब ये कि शिक्षा के द्वारा आपके जो अंतर्निहित भावनाएं होती हैं, आपके जो आंतरिक विचार होते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से ही बाहर निकलते हैं। तो वो शिक्षा होती है आपकी। शिक्षा जो होती है अंतःकरण की बाह्य प्रकटीकरण का एक प्रकार से महत्वपूर्ण साधन है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे शिक्षा क्या करती है? बालक के सर्वांगीण चीज़ों का विकास करती है। वह मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो मनोविज्ञान को पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मनोविज्ञान पहले मन के विज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है, यानी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहले तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान यानी साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोल। सबसे पहले मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। फिर दूसरा वैज्ञानिकों में खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही, लोगों ने इसको सोचा कि कैसे क्या होगा। वैसे मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, और साइकोलॉजी जो शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है। क्या? साइकोलॉजी जो आपका शब्द है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है साइक और दूसरा कौन सा है? लोगास। किसी किसी बुक में आपको साइके मिलेगा साइक के स्थान पर, तो चाहे साइके बोले चाहे साइक बोले। तो लॉजी माने आपको पता है लोगास होता है, सोशियोलॉजी तो उसमें भी सोशियस और लोगस है। तो इसी प्रकार से यूनानी भाषा का दो शब्द है साइक और लोगस, और उसी जो है कहीं ना कहीं पे साइक का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो इसीलिए पहले इसी पैटर्न पर हम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, विद्वानों में मतभेद होता गया और मनोविज्ञान को हम लोग आत्मा के विज्ञान से हटा करके मन का विज्ञान कहने लगे, अर्थात साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। ओके, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जब विचारकों को आत्मा की व्याख्या से संतोष नहीं होता है तो उन्होंने मन के विज्ञान की संज्ञा प्रदान करी इसको। लेकिन क्या हुआ कि ये धारणा भी वैज्ञानिक नहीं थी, क्योंकि आत्मा की भांति मन का भी स्वरूप कोई निश्चित नहीं है, और मन का स्वरूप निश्चित करना एक प्रकार से कठिन कार्य है। और जब मन का ही स्वरूप निश्चित नहीं है कि मन का कैसा है, उसका रूप कैसा है मन का, या आत्मा का रूप कैसा है, तो फिर हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे? ये सबसे जटिल समस्या, सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यह एक मनोविज्ञान जो है वस्तुपरक विज्ञान या आदर्शात्मक विज्ञान है या नहीं है, इस बात का स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा था, और तमाम प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। बाद में क्या हुआ कि विद्वानों ने कहा कि नहीं, ना तो ये आत्मा का विज्ञान है ना मन का विज्ञान है, ये विज्ञान किसका है? मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना। चेतना मतलब क्या होता है भाई? चेतना मतलब क्या होता है? आपकी जो आंतरिक जो भावनाएं होती हैं इसी को चेतना कहते हैं। वैसे चेतना का विज्ञान मान लेने में इसका क्षेत्र सीमित हो जाता है, क्योंकि मन की एक अचेतन और जो है अवचेतन दो प्रकार की अवस्था होती है, और इसे चेतना का विषय मान लेने से जो अचेतन मन की अवस्था है उसका अध्ययन इसके क्षेत्र से बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्योंकि मन की दो अवस्थाएं होती हैं, अवचेतन और अचेतन। ठीक है, तो जो अवचेतन है
उसका अध्ययन तो हो जाएगा, लेकिन अचेतन मन की अध्ययन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान चेतन, अचेतन अथवा अवचेतन क्रियाओं के साथ साथ शारीरिक क्रियाओं एवं इसके प्रभावित करने वाले जो उद्दीपन हैं उनका भी अध्ययन मनोविज्ञान करता है। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि इस विज्ञान को भी मान्यता, यानी कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना इतना ज़्यादा उचित ना हुआ। विद्वान आगे बढ़े, विद्वानों ने और सोचा कि अब क्या कहना चाहिए भाई। तब विद्वानों ने कहा कि भैया ये मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। यानी ये क्या है, ये आपका मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा विद्वानों ने कहा। अब हुआ क्या, इस बात को लेकर के जो है तमाम प्रकार की बातें हुई और इसका समर्थन लगभग सभी मनोवैज्ञानिकों ने नहीं किया। फिर भी आप देखेंगे मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय में मनोविज्ञान का कार्य व्यवहारों का अध्ययन माना। और इस संप्रदाय का जन्मदाता की बात की जाए मनोविज्ञान के व्यवहार के बारे में अध्ययन करने को लेकर के, तो उसमें आपके जॉन बी वाटसन का नाम आता है, जो कि जीव विज्ञान से अत्यंत प्रभावित थे और मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन पर जो है इसलिए इन्होंने बल दिया कि व्यवहार को देखा जा सकता है और वैज्ञानिक प्रणाली से उसकी व्याख्या भी की जा सकती है। और एक व्यक्ति आते हैं बाद में, वही व्यक्ति हैं जॉन बी वाटसन, और वाटसन जी कहते हैं कि व्यवहार पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट में स्थित उद्दीपन अनुक्रिया का विज्ञान भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से मनोविज्ञान जो है आपका पहले तो रहा किसका विज्ञान, मनोविज्ञान पहले बना आपका आत्मा का विज्ञान, फिर बना मन का विज्ञान, उसके बाद में हुआ क्या, समय बीतता गया, फिर बना चेतना का विज्ञान और अब बना आपका मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। इस प्रकार से मनोविज्ञान अलग अलग तरीके से होता रहा। वैसे मनोविज्ञान की शुद्ध परिभाषा और सारे विद्वानों ने दी है। एक विद्वान है गार्डनर मर्फी जी कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। ऐसा बताया किसने, गार्डनर मर्फी ने। जबकि एक व्यक्ति हैं गिलफोर्ड, यानी इनका पूरा नाम है जेपी गिलफोर्ड, और ये कहते हैं कि मनोविज्ञान प्राणियों की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस विचार से मानसिक क्रियाएं वस्तुतः पर्यावरण के प्रति उनके व्यवहार अथवा समायोजन का प्रतीक होती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा, प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छा, अब शिक्षा में मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता पड़ी या मनोविज्ञान में शिक्षा की क्या आवश्यकता पड़ती है। और कहीं ना कहीं पे देखेंगे तो शिक्षा के बिना मनोविज्ञान अधूरा रहेगा और मनोविज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी रहेगी, क्योंकि शिक्षा के द्वारा मनोवैज्ञानिक पद्धति जो होती है या फिर मनोविज्ञान की जो चीज़ें होती है उसको जान पाते हैं हम। अगर शिक्षा नहीं तो आप मनोविज्ञान पढ़ नहीं पाएंगे, खास करके तो दोनों एक ही सिक्के के कहीं ना कहीं पे एक हेड है तो दूसरा टेल है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बहुत उपयोगी हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं एक व्यक्ति हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, वो कहते हैं कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए और इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनवर और अपूर्ण है, ऐसा बताते हैं। और अलग अलग विद्वान अलग तरीके से कहते हैं। एक व्यक्ति हैं स्किनर, और एक स्किनर ने बड़ी अच्छी परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान की दी है। स्किनर महोदय ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ क्या करती है, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा में जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है वो ग्रहण करता है। क्या, शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है अपना अर्थ जो है शिक्षा में जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान सामाजिक प्रक्रिया को सीखता किससे, शिक्षा से। यानी शिक्षा में क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है वो ग्रहण करता है। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान ही होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के कई क्षेत्र हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात की जाए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। अगर छात्र की दृष्टि से बात की जाए तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम्स में कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता बताइए एक छात्र की दृष्टि से या एक टीचर की दृष्टि से, तो छात्र की दृष्टि से पहले बता दूं, फिर टीचर की दृष्टि से, फिर शिक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से, ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट जो हो क्लियर ना हो। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, अभी दीर्घ उत्तरी में हमने एक प्रश्न रखा है, उसका भी उत्तर यही हो जाएगा जो मैंने बताया अभी तक कुल मिला करके। तो सबसे पहली बात आप लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के, बड़ी विस्तार से बातें बता रहा हूँ, आप लोग बड़ी ध्यान सुनिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान, चूँकि शिक्षा मनोविज्ञान आपके पेपर का ही नाम है, और अगर आप लोगों ने ये पोर्शन जान लिया, शिक्षा मनोविज्ञान को समझ लिया अच्छे से, तो एक भी आपका प्रश्न छोड़ करके नहीं जाएगा, आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ये प्रश्न जरूर आएगा, 100% आएगा, तो इस प्रश्न को जरूर ध्यान से सुनिएगा। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो शिक्षार्थी या छात्र की दृष्टि से अगर देखें हम, तो शिक्षा प्रक्रिया में प्रमुख धुरी कौन होता है, छात्र होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही हम यानी जो बालक होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला उपयोग इसका ये होता है भाई कि बालक के विकास में विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन जो होता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है।
दूसरी बात यह है कि बालक के जो वंशानुक्रमण या वातावरण का जो अध्ययन होता है वो भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तीसरी इसका उपयोगिता ये है, महत्व ये है कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा या उसके अंतर्गत ही किया जाता है। तो इस प्रकार से ये भी इसका महत्व या जो है उपयोगी हुआ इसके लिए। और चौथी बात यह है कि बालक की बुद्धि क्या है, बालक की बुद्धि लब्धि क्या है, यानी कि IQ क्या है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट क्या है उसका, इसके बारे में, उसकी रुचि क्या है और उसकी योग्यता क्या है, इन सभी का अध्ययन जो है हम लोग इसकी दृष्टि से करते हैं। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है और अध्ययन की में महत्वपूर्ण योगदान जो है शिक्षा मनोविज्ञान निभाता है। दूसरा जो होता है एक शिक्षक की दृष्टि से मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उपयोगी है शिक्षा मनोविज्ञान, या फिर इसकी दृष्टि से क्या महत्व प्रकट करता है। तो अध्यापकों के लिए अगर बात की तो कई दृष्टि से है, जैसे कि पहला, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान शिक्षक कर लेता है कि बालक किस जो है योग्यता का है, बालक अलग अलग, यानी कि कौन सा विशिष्ट बालक है, कौन सा प्रतिभाशाली है विशिष्ट में से, कौन सा मंद बुद्धि है, कौन सा मूर्ख बुद्धि है, या कोई एवरेज है। तो किस प्रकार से टीचर को पता चले, तो टीचर शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही कहीं ना कहीं बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता की कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है, वो उसी के द्वारा पता चलता है उसको। दूसरी बात यह है कि बालक के स्वभाव, बालक का जो व्यवहार होता है, या जो बालक की जो कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती, मूल प्रवृत्तियाँ मतलब होता है कि उसके आंतरिक जो चीज़ें होती हैं कि वो उसी के अंदर केवल हैं मूल प्रवृत्तियाँ, यानी कि यूनिक टाइप का। तो बालक का जो स्वभाव है या व्यवहार है या मूल प्रवृत्तियाँ हैं, उन सभी का ज्ञान करना हुआ तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही उनके हम व्यवहार का ज्ञान कर पाते हैं, उनके स्वभाव का ज्ञान कर पाते हैं, उनकी मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं उनको जान पाते हैं। ठीक। तीसरी बात इसकी ये है उपयोगी इसके लिए, टीचर के लिए, कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने में सहायता, मतलब कि सहायक होता है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है शिक्षा को बाल केंद्रित, यानी कि बालक शिक्षा के केंद्र में रहे, ऐसा बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है आपको महत्वपूर्ण योगदान देता है एक टीचर को। और जो टीचर आप देखेंगे, बहुत सारे टीचर होते हैं जो CDP, आप किसी भी टीचर की परीक्षा देंगे तो उसमें आपको शिक्षण विधि जरूर पढ़ाई जाएगी, तो वो चीज़ें हैं। वहीं चौथी बात यह है कि शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए गैरीसन महोदय हैं, वो कहते हैं कि यदि हम वैज्ञानिक हैं तो हमको इस बात का पहले ही ज्ञान हो जाता है कि कुछ शिक्षण विधियां गलत होंगी, और इस प्रकार मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। ऐसा किसने बताया, गैरीसन महोदय ने बताया। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान कहना उचित नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग एक छात्र के दृष्टि से भी हमने बता दिया और एक टीचर के दृष्टि से भी बता दिया। अच्छा, आप प्रश्न क्या आपका हो सकता है आपसे पूछे शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से क्या उपयोगी है इसका, या क्या उपयोगिता है। ठीक। तो आप क्या बताएंगे भाई, पहला इसका शिक्षा जो है गा, अगर आप की बात कीजिए गा की, तो उसमें आप शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पहला उद्देश्य इसका ये फिर उपयोगी इसलिए है कि उद्देश्य निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, किसी भी चीज़ का उद्देश्य निर्धारण करना हुआ। दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम निर्माण में भी अत्यंत उपयोगी होता है शिक्षा मनोविज्ञान, ताकि बालक पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाता है, ताकि बालक की रुचि पाठ्यक्रम में रहे, उसको लगे कि हाँ इसके बाद कुछ मेरे को नया मिलने वाला है, इसलिए वो लगातार पढ़ता रहे। तो ऐसे अगर उसको लगेगा ना भाई, तो वो अच्छे तरीके से पढ़ेगा। पढ़िए कि ना पढ़िए भाई, बताओ, तुम ही लोग बताओ। अवधि में अगर आप पेपर देने जा रहे हो, अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा फ़ोटो वोटो छाप करके दे दे कौनों की बढ़िया, खूब अच्छी अच्छी फ़ोटो उसमें दिखाई दे और खूब चित्रात्मक शैली में लिख दे, तो तुम्हें पसंद आए कि ना आए, आए ना, बिल्कुल आए, कोनो दिक्कत ना हो चाहिए। तो कहा मतलब ये भाई कि अगर शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि देखा जाएगा तो बहुत बढ़िया है, और यह सब आपका लिखक है, बाकी कुछ है वह नहीं। अमन घुमाए फिरा के अगर कोनो बात आए तो इसी प्रकार से आप मतलब कि मन आप घुमाए देवो एग्जामिनर का, आप वैसे इतना टैलेंटेड हो जाओ, 4-5 वीडियो बस देख लो, कोनो दिक्कत नहीं। ओके, समझ में आ रही मेरी अवधि, चले। अच्छा, शुद्ध हिंदी में बात किया जाए, चले। वैसे अवधि आपको ज़्यादा प्रिय लगती, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जी आपकी अवधि बड़ी अच्छी है, क्योंकि मैं अवध प्रांत से ही हूँ, जो है गोंडा जो है मैं ही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्या, अवधि तो मेरी जो है मातृभाषा है, तो वो तो ज़रूर आती है। हम लोग अवधि में ही बात करते, कहीं पर रहते तो अवधि में ही हमारी बातचीत होती है। हालांकि हिंदी भी जानते थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी अवधि तो है भाई। अब अवधि ही है हिंदी, तो उसमें कोई ये तो है नहीं कि अवधि अपनी हिंदी रही है। अब जो पूर्वी हिंदी है उसकी 3 बोलियाँ, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो वो अवधि जो भाषा है वो तो आपको पता ही होगी क्या है। चौथी बात क्या है भाई,
चौथी बात इसमें ये, तीसरी बात हमने नहीं बताई थी, अगर जो है कोई अनुशासन संबंधी जो समस्या अगर उत्पन्न होती है तो उसका समाधान भी कहीं ना कहीं पे शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हमने पढ़ा है उसको तो हम कर सकेंगे। और चौथा इसका उपयोग ये है कि जो है उपयोगी शिक्षा विधियों का प्रयोग जो है कहीं ना कहीं पे हम शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका बहुत ही महत्व है। और शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी जहाँ शिक्षक, छात्र एवं शिक्षा व्यवस्थापक के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर अभिभावक जो होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक जो होता है उसका अधिकांश समय कहाँ पर बीतता है, अपने घर पर बीतता है, उसके अभिभावक के पास बीतता है, यानी जो उसका गार्जियन होता है उसके पास। तो इसीलिए गार्जियन जो होते हैं उनकी कमजोरियाँ जानते हैं और उनकी कमजोरियाँ जान करके वो उनकी कमजोरियों के हिसाब से उनमें सुधार ला सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अगर करी जाए तो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, या इसकी रुचि क्या है, क्या पढ़ना चाह रहा है, क्या नहीं पढ़ना चाह रहा है, ये चीज़ें। ओके, तो इस प्रकार से आपने समझा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आत्मनिष्ठ विधि या जो है आत्मगत विधि क्या है। आत्मनिष्ठ विधि या आपसे क्या कह रहा है, आत्मनिष्ठ विधि या फिर आत्मगत विधि क्या है, इसको बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा जितने भी लोग देख रहे हो। वैसे ये विधि होती है शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने की। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि है, कौन सी, आत्मनिष्ठ विधि या फिर आत्मगत विधि। आत्मगत विधि या आत्मनिष्ठ विधि मतलब खुद के ऊपर की बात कर रहा है। तो इस विधि की अगर बात की जाए तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने बारे में, अपने स्वयं के व्यवहार का जो है क्या करता है, निरीक्षण करता है, अच्छे से उसकी व्याख्या करता है, उसका विश्लेषण भी करता है। अब निरीक्षण माने उसको सही तरीके से जांचता परखता है, देखता है, उसकी व्याख्या करता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, डिस्क्रिप्टिव करता है, उसको इस प्रकार से करता है। मतलब अपने स्वयं का जो व्यवहार होता है, खुद का उसका व्यवहार कैसा है, अपने व्यवहार पर कार्य करता है इस विधि के माध्यम से। और इस विधि को निरीक्षण विधि भी कहा जाता है, चूँकि इसमें खुद के व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है। और आत्मनिष्ठ विधि या फिर निरीक्षण विधि के तमाम सारे भेद भी हैं, कई प्रकार की होती है आत्मनिष्ठ विधि या आत्मगत विधि। पहला प्रकार इसका क्या है, आत्मनिरीक्षण विधि या फिर अंतर्दर्शन विधि। क्या, आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि, जब आप अपने आंतरिक भावों को एक प्रकार से बाहर निकालते हैं, अपने आंतरिक जो मनोभाव हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं अपने द्वारा ही। दूसरी बात यह है कि बहिर्निरीक्षण विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि, आप कुछ बाहरी तरीके से जब अध्ययन करते हैं अपने ही ऊपर, तो वो चीज़ें। तीसरी क्या होती है, अगर किसी प्रयोगात्मक विधि मतलब प्रयोगात्मक शाला में या फिर एक प्रकार से कोई जो है एक्सपेरिमेंट टाइप का करते हैं तो वो चीज़ विधि आपकी, तो प्रयोगात्मक विधि एक ही हो गई। ओके, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है, तो आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, ये प्रश्न आप आसानी से कर दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आएगा आपको अति लघु उत्तरी में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रेरणा का क्या तात्पर्य है। प्रेरणा क्या होती है, यानी कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा यानी मोटिवेशन जिसको आप कहते हैं, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। विस्तार से समझाने का प्रयास करिएगा एग्जाम से में। वैसे अब अगर वैसे जो अभिप्रेरणा होती है वो क्या होती है, किसी को पता है इनमें से। चलिए, प्रेरणा की अगर बात की जाए तो प्रेरणा जो होता है, प्रेरणा शब्द से कार्य करने का बोध होता है। क्या, कार्य करने का बोध होता है कि किसी कार्य को करने के लिए हमको कोई क्या कर रहा है, पीछे से ढकेल रहा है या प्रोत्साहित कर रहा है। जैसे कि आपको मैं ढकेल रहा होता हूँ कि पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़बे करो तभी आपका कोनो कल्याण हुए, नहीं तो से बिलाई जाबू कोनो दिक्कत, ये प्रकार के। तो कहने का मतलब ये है कि अभिप्रेरणा जो होती है, आपके पापा आपके दादा देखे होंगे कि गाँव तू सब खाए बिना मर जाबो मामा, ऐसे बोलते होंगे कि कल लाबो एक एक दाना का। तो ये अवधि का एक प्रकार से खास करके रहा है। और हम लोग जब बचपन में थे, बचपन में क्या, अभी भी कभी कभी क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है, तो ये सब मतलब कि ये सब आम है, हर एक बच्चे को गांव के आप देखेंगे सुनेंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा था भाई, मैं बता रहा था कि जैसे कि आपको किसी कार्य को करने के लिए, जब आप किसी कार्य करने में शिथिल हो जाते हैं तो आपके घर वाले या आपके मास्टर साहब या फिर किसी प्रकार का क्या आपके गांव वाले आपको कुछ प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो वही मोटिवेशन आपको क्या करता है, कार्य करने को आगे बढ़वाता है आपके, और आपके कार्य को एक प्रकार से कंटिन्यूटी प्रदान करता है, उसमें और उत्तेजना भर देता है आपके अंदर। तो वो चीज़ आपकी प्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा होती है। तो हालांकि इसको लिखेंगे कैसे, प्रेरणा जो होती है वो क्या करती है, प्रेरणा शब्द कार्य करने का बोध करवाता है। प्रेरणा जितनी भी प्रभावी होती है, कार्य कुशलता में उतनी ही प्रभावी जो है प्रकार से प्रभाविता आपको दिखाई देगी। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है फेंडरसन। क्या नाम है भाई, फेंडरसन। और फेंडरसन महोदय क्या कहते हैं भाई, वे कह रहे हैं फेंडरसन महोदय कि प्रभावी अधिगम प्रभावी प्रेरणा पर निर्भर है, और प्रेरणा को हम सामान्य अर्थों में उत्तेजना से लगाते हैं, क्योंकि बिना उत्तेजना के कोई प्रतिक्रिया संभव नहीं होती है। हमारे प्रत्येक व्यवहार के कारण में
कोई ना कोई उत्तेजना जो होती है वो होती ही है। बिना उत्तेजना के आप कोई प्रेरणा जो है कर ही नहीं सकते। कहने का मतलब है जब तक आपको उत्तेजित नहीं किया जाएगा किसी कार्य को लेकर के, तब तक आप वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, ये बात है। तो मतलब वैसे कर लेंगे कार्य, लेकिन अब क्या होता है एक ही कार्य करते करते कभी कभी आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा आप मतलब कि टायर्ड, या फिर इस प्रकार लगता है कि अब ये नहीं हो पाएगा मुझसे, या फिर अब मुझे 60% नंबर ही किसी तरीके से 50 ही आ जाए बस। अब आपको 80% लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी उस स्थान पर, कि आपको अगर मोटिवेशन आपको कोई दे देगा, या आपने किसी और को देख लिया। आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार या फिर बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो रियल हीरोज़ होते, जैसे कि चाहे मिलिट्री मैन हो या फिर अन्य प्रकार के, जैसे कि कोई एयरफोर्स का है या अन्य प्रकार के कोई, आप देखते हैं जो बड़े बड़े कार्य किए हुए होते हैं, जैसे कि जिन्होंने बहुत गरीबी झेल करके बहुत ऊंचे पद पर आज हैं, बहुत अच्छा कार्य किया अपनी मेहनत पर, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का स्रोत बनते हैं। आप देखते हुए खास करके यूपीएससी जो टॉपर होते हैं, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वो मोटिवेशन में आप देखेंगे, मोटिवेशनल जब सॉन्ग आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। तो मोटिवेशन का मतलब आजकल एक ही फील्ड से है कि जो है लगाया जाता है। तो वही मोटिवेशन जो होता है किसी व्यक्ति को देख करके भी मिल सकता है हमको, और कोई अगर बातों से अपने प्रभावित करे तो उससे भी हो सकता है, किसी की कहानी सुन दें अगर हम तो उससे भी हो सकता है। कई प्रकार की चीज़ें हमको मिल सकती हैं, ठीक है। मोटिवेशन अलग अलग स्रोत होते हैं मोटिवेशन के। तो हमने ये सब बता दिया आपको कि अभिप्रेरणा कई प्रकार से मिल सकती है। वैसे अभिप्रेरणा या प्रेरणा जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो स्वाभाविक या सकारात्मक प्रेरणा, और एक होती कृत्रिम या फिर नकारात्मक अभिप्रेरणा। यानी एक तो ऐसी जो है प्रेरणा होगी जो कि स्वाभाविक या फिर सकारात्मक होगी, जो है पॉजिटिव आपके लिए होगी मोटिवेशन। एक पॉजिटिव मोटिवेशन, एक नेगेटिव मोटिवेशन। तो जो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है वो आपको ऊर्जान्वित करता है आपको कार्य करने की, और जो है उत्साहना प्रोत्साहन देता है। लेकिन जो नेगेटिव आपकी होती है वो कहीं ना कहीं पे कभी कभी तो आपको बहुत ऊंचा ले जाएगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत नीचा भी ले जा सकती है। नेगेटिव यानी कि आप ये नहीं कर पाओगे, यार इसमें मत करो, दूसरी तैयारी करो, ऐसा बोलेंगे आपको। तो इससे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ये इफेक्ट पड़ता है। वैसे अभिप्रेरणा की बात की जाए तो अभिप्रेरणा के साधारण और शाब्दिक अर्थ के अनुसार हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, और जिसके कारण कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया या व्यवहार करता है। इस प्रकार की उत्तेजना आंतरिक व बाह्य दोनों हो सकती है। कि तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर बात की है प्रेरणा की, तो प्रेरणा जो होती भाई एक मानसिक प्रक्रिया होती है, और यह आंतरिक शक्ति भी है, जिससे व्यक्ति अपने अंदर से किसी कार्य को करने के लिए क्या करता है, अभिप्रेरित होता है। ठीक, तो इस प्रकार प्रेरणा जो होती है, प्रेरणा को प्राणी के शरीर यंत्र की बालक शक्ति, या एक प्रकार से बोले तो जो शरीर यंत्र होता है, शरीर यंत्र की चालक शक्ति कहा जा सकता है। ओके, जो कि व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देती है। एक विद्वान है लावेल, और लावेल कहते हैं जो है इसकी परिभाषा को देते हुए, प्रेरणा या अभिप्रेरणा की परिभाषा को देते हुए, कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा जो होती है ये एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया होती है, जो कि क्या करती है, किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तब ये अभिप्रेरणा जो कि आंतरिक या मनोवैज्ञानिक क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो आपके अंदर उत्पन्न होती है, और वह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को आपको संतुष्ट करेगी। यानी कि जो आपकी आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। उस प्रकार की मानसिक क्रिया या उस प्रकार की मनोवैज्ञानिक या उस प्रकार की आंतरिक क्रिया या प्रक्रिया आपकी मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा यानी कि प्रेरणा कहलाती है। ऐसा भी किसने कहा, ऐसा कहा लावेल महोदय ने। हालांकि इस तरीके से कहा नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाया इस तरीके से। बात यही है, भाव वही है। ठीक, तो आपसे पूछे आप लिख दीजिएगा आसानी से। एक व्यक्ति है गुड महोदय ने बड़ी गुड परिभाषा दी है, बड़ी अच्छी परिभाषा दी प्रेरणा की, बड़ी छोटी सी परिभाषा, सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की क्या है, प्रक्रिया है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जो कि क्या करती है, कार्य को आरंभ करती है, कार्य को जारी रखती है और कार्य को नियमित जारी रखने का कार्य करती है। उस प्रकार की आंतरिक प्रक्रिया को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए पूछा गया भाई, अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बुद्धि लब्धि एवं शैक्षिक लब्धि का सूत्र बताइए। बुद्धि लब्धि या शैक्षिक लब्धि का सूत्र बताइए। वैसे बुद्धि लब्धि या शैक्षिक लब्धि होती क्या है? बुद्धि लब्धि की बात की है तो बुद्धि लब्धि को हम क्या कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि के साथ साथ साल्वे और मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि मतलब कि लब्धि प्रत्यय यानी कि इमोशनल जो क्वोटिएंट होता है, यानी कि इंटेलिजेंट जो है इमोशनल क्वोटिएंट भी को उसको भी स्पष्ट किया है। एक तो होता है आईक्यू,
एक होता है ईक्यू और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ईक्यू जो होता है उसको एजुकेशनल क्वेंटेंट जो है, एजुकेशनल या फिर इमोशनल, तो इमोशनल एक होता है, एक होता है संबोधात, एक होता है संवेगात्मक बुद्धि जो है लब्धि, एक होता है शैक्षिक बुद्धि लब्धि, एक होता है बुद्धि लब्धि। अच्छा, अब यहाँ पर शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि और संवेगात्मक बुद्धि लब्धि। अब इसके बारे में अगर आपको बताना चाहें तो क्या है भाई? अच्छा, पूछा क्या गया है? बुद्धि लब्धि पूछा गया है, फिर जो है शैक्षिक लब्धि, और खासकर ये इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट, और एक ये इंपॉर्टेंट है आपका क्या, इंटेलिजेंट क्वोशेंट के साथ ही साथ ये क्या है भाई, जो है एजुकेशनल क्वोशेंट। ओके, तो एजुकेशनल क्वोशेंट यानी कि ईक्यू और आईक्यू, यानी ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूछा क्या गया आपसे? सूत्र पूछा गया है। सूत्र के बारे में अगर बताया जाए यहाँ पर, तो सूत्र यहाँ पर होता है बुद्धि लब्धि, यानी कि आईक्यू बराबर क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, इसका बराबर होता है मानसिक आयु, यानी कि जो है बेटी जो है उसकी कितने, यानी कि जो मेंटल एज है वो कितनी है, और उसकी जो है एक प्रकार से बात की शारीरिक एज जो है वो कितनी है। ओके, यानी कि उसकी शारीरिक एज जो है वो कितनी है, ये जो है ये बटे और गुणे में क्या कर दें आप, 100 कर दें, तो ये आपका निकल आएगा क्या, बुद्धि लब्धि। यानी किसी व्यक्ति की अगर बुद्धि लब्धि आपको ज्ञात करनी तो कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेते हैं कि मेरी बुद्धि, एक प्रकार से बात की जाए, मेरी मानसिक आयु कितनी है, मेरी मानसिक आयु यानी कि बच्चा भी जो है 5 साल के बच्चों की तरह हरकत कर रहा है, तो उसकी जो है क्या है भाई, 5 साल की उसकी मानसिक बुद्धि है। अच्छा, बच्चा वो 10 साल का है लेकिन वो 5 साल की तरह हरकत कर रहा है, तो आप यहाँ पर नीचे 10 लिखेंगे। ओके, और इंटेलिजेंट क्वेश्चन बराबर मैं ज्ञात कर रहा हूँ कि उस बच्चे का इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि जो एक प्रकार से मान लेते हैं मोहन नाम का लड़का है, उसकी मानसिक आयु यानी कि वो 5 साल के बच्चों की तरह जो है व्यवहार करता है, लेकिन वो है कितने साल का, वो है 10 साल का मेरे भाई। अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे जनरली जो सूत्र के हिसाब से। ये मानसिक आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष, शारीरिक आयु कितनी हो गई आपकी, 10 साल, ठीक है, यानी 10 वर्ष। और बात की जाए आपको निकालना क्या, बुद्धि लब्धि गुणे हमने 100 किया, 100 गुणे करने के बाद में निकलेगा क्या कि 5 एकम 5, या फिर ऐसे छोड़ दीजिए 5 वहीं पर, जीरो से डायरेक्ट काट दीजिए, और 10 दोहाई में कितना हो जाएगा, 50। यानी बुद्धि लब्धि कितनी निकली आपकी, 50 बुद्धि लब्धि निकली कि नहीं निकली, कितनी निकली भाई, 50 निकली ना। तो यही 50 आपकी निकली, तो ये एक प्रकार से उसकी बुद्धि लब्धि हो गई। अब बुद्धि लब्धि को एक प्रकार से ज्ञात करने के और भी कई तरीके हैं, और बुद्धि लब्धि कहाँ तक रहे तो उचित है, कहाँ तक क्या होता है, इसके बारे में किसी दिन चर्चा करेंगे। हालांकि हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है आपको कि बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में जानना तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बुद्धि के बारे में विस्तार से हमने बताया है कि बुद्धि लब्धि है क्या, और बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात किया तो हमने आपको बता ही दिया। इसके साथ ही साथ हमने उसमें क्या बताया है, बुद्धि लब्धि कब तक यानी कितनी है तो किस तरीके से वो होगी। ओके, यानी कि कब कौन सी बुद्धि लब्धि है। अब देखिएगा, जैसे 50 बुद्धि अगर आपकी आई, तो वो अब 25 से लेकर के 50 तक अगर आपकी बुद्धि है तो आप मूढ़ हैं, यानी कि आप जो है इम्बेसाइल की श्रेणी में आते हैं। अगर आपकी बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी बुद्धि 25 से भी नीचे है, अगर 25 से भी नीचे आती है तो आप एकदम से जड़ बुद्धि हो, यानी कि इडियट जिसको कहा जाता है वो हो। अगर आपकी बुद्धि 50 से 60 के बीच में है, एक सुनिएगा बड़े ध्यान से, अगर आपकी 25 से नीचे है, 25 से नीचे है तो आप क्या हो, जड़ बुद्धि हो, यानी कि इडियट हो। अगर आपकी बुद्धि लब्धि 25 से लेकर के 50 तक है, 25 से लेकर के 50 तक अगर आता है तो आप क्या हो, मूढ़ हो, यानी कि इम्बेसाइल हो जिसको कहा था अंग्रेजी में। अगर आपकी बुद्धि लब्धि 50 से लेकर के 60 के आसपास है, 50 के लेकर के 60 तक, तो आप क्या हो, एकदम से क्या हो भाई, मूर्ख हो। ठीक, अच्छा, मूर्ख से बड़ा होता है मूढ़, और मूढ़ से बड़ा होता है जड़ बुद्धि, यानी कि इडियट। तो अगर कोई व्यक्ति आपको इडियट बोले या कोई बोले इडियट, तो सोचो कि आप जड़ बुद्धि हो, यानी कि आपकी इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है क्षमता वो कितनी है, 25 से भी कम है। ठीक, इम्बेसाइल बोले तो 25 से 50 समझिएगा कि वो हमको मूढ़ बोल रही है। अगर आपको बोले कि आप मोरोन हो, यानी कि आप एकदम से क्या हो, मूर्ख हो, 50 से 60 के आसपास, तो बताओ कि मोहन की जो हमने निकाली थी वो बुद्धि लब्धि कितनी थी, मोहन की बुद्धि लब्धि कितनी थी भाई, 50 थी ना। तो 50 से लेकर के 60 तक वो मूर्ख भी हो सकता है और मूढ़ भी हो सकता है, क्योंकि 50 से जो है 25 से 50 के आसपास जो है, और 50 से 60, तो ये एक प्रकार से आप इसको मूर्ख और मूढ़ दोनों बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके आगे क्या होता है, अगर मान लेते बुद्धि लब्धि आपकी 70 से लेकर के 80 के बीच में, तो आपको क्या कहा जाएगा, 70 से 80 के लगभग में होती तो आप क्या हो भाई, निर्बल बुद्धि के व्यक्ति हो। क्या, यानी कि जो फ्रीबल माइंडेड जिसको आप बोलते हैं, तो फ्रीबल माइंडेड हो आप। ओके, फीबल माइंडेड। अगर आपकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के आसपास है, यानी कि 80 से 90 आपका इंटेलिजेंट क्वोशेंट है, तो आपकी बुद्धि कैसी है, मंद बुद्धि की आप हो, यानी कि आप डल हो। क्या हो, आप मंद बुद्धि हो, यानी डल हो आप। ओके, अगर आपका इंटेलिजेंट क्वोशेंट
90 से लेकर के 110 जो है इंटेलिजेंट क्वोशेंट का है अगर आपकी बुद्धि लब्धि, तो कितना हो जाएगा आप, ये सामान्य बुद्धि यानी कि एवरेज जो व्यक्ति होते हैं, एवरेज यानी कि जो औसत व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि होती है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, और 90 से के लेकर के 110 के बीच का होता है, तो ये सामान्य बुद्धि के यानी कि एवरेज जो होता है बुद्धि वो मानी जाती है। अगर मान लेते हैं भाई 110 से लेकर के जिसकी बुद्धि 120 के आसपास, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका इंटेलिजेंट क्वोशेंट 110 के से 120 के बीच में निकलता है, तो वो उत्कृष्ट बुद्धि के लोग माने जाते हैं। उत्कृष्ट बुद्धि माने सुपेरियर टाइप के होते हैं वो, उत्कृष्ट बुद्धि के। अच्छा, अगर मान लेते हैं 120 से 140 के बीच में आती है, इसके 120 से 140 के बीच में आती, तो क्या होगा, तो 120 से और 140 के बीच में अगर आती है तो वो व्यक्ति कैसा होता भाई, वो प्रखर बुद्धि का होता है। कैसा होता है, प्रखर बुद्धि का। प्रखर बुद्धि माने क्या होता है, वेरी सुपीरियर जिसको आप कहते हैं। ओके, तो उत्कृष्ट बुद्धि सुपेरियर। अगर बात की है प्रखर बुद्धि की तो वेरी सुपेरियर, अर्थात 120 से 140 का जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है वो वेरी सुपेरियर एक व्यक्ति होता है। और जीनियस उसको कहते हैं, यानी कि जीनियस माने प्रतिभाशाली, जीनियस माने प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि या फिर उनकी व्यक्तियों के जो इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है 140 से लेकर के 200 तक जिन छात्र छात्राओं का जो है इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है, उनकी बुद्धि लब्धि की अगर बात की जाए तो उनकी बुद्धि लब्धि मतलब कि अगर इंटेलिजेंट उनका जो है एक प्रकार से बुद्धि लब्धि कितनी पहुंची भाई, अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी है 140 से लेकर के 200 के आसपास तक है या 200 तक है, तो वो व्यक्ति कैसा है, प्रतिभाशाली है। कैसा है भाई, प्रतिभाशाली। समझ में आ गई बातें। तो ये बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र था जो कि हमने आपको कह सुनाया और विस्तार से हमने आपको बताया। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया होगा सारी बातें। ओके, समझ में आई तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो बुद्धि लब्धि के बारे में आपके समझ में आ गई, बुद्धि लब्धि आपके समझ में आ गई। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र बताया, बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात की जाती है, यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट उसको मैंने बता दिया आपको। हालांकि बुद्धि लब्धि को मापने के लिए बुद्धि यानी कि आईक्यू जो है इसका विचार मनोवैज्ञानिक थे, टर्मन उन्होंने दिया था और टर्मन ने निष्कर्ष निकाला। टर्मन ने ही यही बताया है जो मैंने आपको बताया, टर्मन का ही द्वारा बताया गया है। तो एक प्रश्न भी मैंने रखा टर्मन वाला, तो उसमें ये बातें आप अगर आप लिख देंगे तो हो जाएगा आपका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं विस्तार से। तो चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए भाई। अगला प्रश्न वैसे इसमें एक और था आपका, क्या, शैक्षिक लब्धि। शैक्षिक लब्धि सूत्र क्या होता है, शैक्षिक लब्धि माने कि आपकी जो बच्चे की से आपसे पूछा बुद्धि लब्धि, तो यानी कि जो बौद्धिक आयु यानी कि जो मानसिक आयु थी वो हमने रखा था। इसमें आप शैक्षिक आयु यानी कि जो है शैक्षिक आयु जो होती है वो रखिए ऊपर, और बच्चे की जो वास्तविक आयु है नीचे रखिए, यानी कि जो उसकी जो है वास्तविक आयु उस समय है। और गुणे कितनी कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो आपकी जो है जो इंटेलिजेंट जो एक प्रकार से एजुकेशनल क्वोशेंट है वो निकल आएगा, यानी शैक्षिक गुणांक निकल आएगा। तो इसका सूत्र ये होता है। ओके, क्या, शैक्षिक गुणांक या फिर इंटेलिजेंट क्वोशेंट बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका कि पिछड़े बालक का अर्थ बताइए। पिछड़े बालक का क्या अर्थ है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पिछड़े बालक का क्या अर्थ है, आपसे पूछा गया एग्जाम्स में। पिछड़े बालक का अर्थ बताइए। पिछड़े बालक की बात की जाए तो ऐसे बालक जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है, यानी कि जो सभी छात्रों को कार्य कोई दिया जाता है काम, उस कार्य को भी नहीं कर पाता है, कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसी बालक को हम पिछड़ा बालक कहते हैं। और पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं होता है कि अगर बच्चा पिछड़ा हुआ है तो उसका मतलब वो मंद बुद्धि छात्र है। पिछड़ेपन में अनेक कारण होते हैं। पिछड़ा अगर कोई व्यक्ति है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मंद बुद्धि होना एक एक कारण माना जा सकता है। और प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से क्या होती है, कम है, तो उसे भी पिछड़ा बालक कहा जाता है। पिछड़े बालक के विषय में कुछ विद्वानों के विचार हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति हैं सोनेल, वो कहते हैं कि पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं, यानी कि उन्हीं की आयु के व्यक्ति हैं, उन्हीं की आयु के छात्र हैं और उन्हीं के बराबर अगर वो नहीं तो पिछड़े हैं। निश्चित तौर पर आपको पता ही होगा यार, इतना सरल चीज़ है। वैसे हिज मैजेस्टी कार्यालय के प्रकाशन के द्वारा अगर बताया जाए पिछड़े बालकों की शिक्षा में, उन्होंने कहा, क्या कहा गया उस संस्था के द्वारा, कि पिछड़े बालक वे हैं जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं जिस गति से उनकी आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पिछड़े बालक हो गए आपके। और व्यक्ति हैं कि सिरिल वर्ट, वो कहते हैं कि पिछड़ा बालक वो है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में यानी उसके बीच में, यानी कि लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को भी ना मतलब कि उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। ओके, ये यहाँ पर आपका क्लियर हुआ, ये यहाँ पर क्लियर हुआ भाई।
तो बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग फटाफट से कि क्लियर हुई बातें कि नहीं क्लियर हुई। ओके, चलिए। तो ये एक प्रकार से पिछड़े बालक के बारे में हमने बताया। अच्छा, पिछड़े बालक के बारे में आपसे और भी अगर पूछा जाएगा तो और भी बताने का प्रयास किया जाएगा। वैसे पिछड़े बालक की कई सारी विशेषताएं होती, तो पिछड़े बालक से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कर दीजिएगा। पिछड़े बालक की विशेषताएं होती, मैं आपको सुना रहा हूँ पढ़ करके क्या एक प्रकार से विशेषताएं हैं, मैं आपको समझा दूंगा वैसे भी। तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से, मेरी बातों को बस सुनिएगा गौर से, आपकी समझ में आएगा। आपकी अपनी भाषा होगी, सरल से सरल भाषा, किताबी भाषा बिल्कुल भी नहीं बताने का प्रयास, लेकिन आपको थोड़ी बहुत, जैसे कि अब कोई विद्वान का कथन होगा तो किताबी भाषा तो बोलनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो उसको आप लोग जो है देखिए। बाकी उस किताबी भाषा को मैं भी अपनी भाषा में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ, ये बड़ी बात आप सोच लीजिए। और आपको उत्तर कैसे लिखना, अगर पूछा गया, मान लेते हैं कि पिछड़े बालक का अर्थ बताइए, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, पिछड़े बालक का अर्थ, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में लिखेंगे कि पिछड़े बालक जो होते हैं निम्न, ये इस प्रकार से जो चीज़ें हमने बताई अभी भी, इसको आप मेंशन कर सकते हो कि जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रह जाता है, उसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। ऐसा ही तो ये सब असामान्य बातें इसे लिख सकते हैं। एक व्यक्ति हैं कुप्पू स्वामी, और कुप्पू स्वामी ने पिछड़े बालक की बहुत सारी विशेषताएं बताई है। तो उन विशेषताओं को मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा बड़े ध्यान से। पहली विशेषता है कि सीखने की गति जो होती है, यानी सीखने की जो एक प्रकार से स्पीड होती है, वो पिछड़े बालकों की क्या होती है, कम होती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या होती है, जीवन में निराशा का अनुभव ये लोग करते हैं पिछड़े बालक। तीसरी बात यह है कि समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति इनके अंतर्गत होती है, यानी कि ये समाज के विरोधी कार्य करेंगे, यानी समाज इस कार्य की तरफ आगे बढ़ रहा है या समाज जो कार्य अच्छा मान रहा है उस कार्य को नहीं करेंगे, ये उनके द्वारा जो विरुद्ध कार्य है वो करेंगे। ठीक। चौथी बात इसकी ये है विशेषता कि व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति करते हैं, तो व्यवहार संबंधी जो समस्याएं हैं उनकी अभिव्यक्ति ये लोग करते हैं। पांचवी चीज़ ये है कि जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि ये लोग हासिल कर पाते हैं, यानी कि जो जन्मजात योग्यता होती है सभी बच्चों की समान, उसकी तुलना में ये लोग क्या होते हैं, कम शैक्षिक उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। छठवीं विशेषता इसकी जो है पिछड़े हुए बालकों की ये है कि सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में ये असमर्थ होते हैं। सातवीं बात यह है कि सामान्य शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में ये विफलता प्राप्त हो जाती है इनको, यानी कि ये सामान्य की अपेक्षा शिक्षण विधियों का जो है एक प्रकार से लाभ नहीं उठा पाते हैं। और मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, अगली बात है आठवीं आपकी कि मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर अतिश्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण जो है इनके पास कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे मिल जाता है। तो और वहीं नौवीं अगर बात की जाए तो पिछड़े बालकों की विशेषता क्या है भाई, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि और क्या हमने बताया, अतिश्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण जो है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो इसकी एक विशेषता ही है। और अगली बात है कि जो पिछड़े हुए बालक होते हैं, पिछड़े हुए बालकों की और विशेषता जैसे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, और इसी के साथ साथ ये अपने आप को जो है परिस्थिति के हिसाब से व्यवहारों में समायोजित नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार की और भी कई जो है विशेषताएं इनकी है। और अगर कहेंगे तो मैं और भी बता सकता हूँ, जैसे कि और भी विशेषता इसकी हो सकती है। आप जैसे कि आप और विशेषता बता सकते हो इसकी कि जैसे कि विद्यालय कार्य में जो है सामान्य जो बालक होते हैं उनके समान प्रगति नहीं कर पाते, यानी कि अयोग्यता होती है इनके अंतर्गत कि उनके जिस हिसाब से जिस स्पीड से वो बढ़ रहे हैं उस स्पीड से नहीं बढ़ पाते हैं। और बुद्धि परीक्षाओं में इनकी जो है लगभग बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110 के आसपास होती है, जो कि पिछड़े बालक होते हैं। और इस प्रकार से कई सारी बातें इनके संबंध में विशेषताओं के बारे में बताई गई हैं। और जैसे कि बालक जो है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे अपनी और उससे जो नीचे की कक्षा में कार्य करने के में होते हैं उनके भी कहीं ना कहीं पे क्या होते हैं, उनके भी कार्य करने में ये लोग असमर्थ होते हैं। तो वो प्रकार के बालक जो होते हैं उन बालकों को हम क्या कहते हैं भाई, वही बालक आपके होते हैं पिछड़े हुए बालक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष देखिएगा, छठवां नंबर प्रश्न है व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की परिभाषा आपसे पूछी गई कि व्यक्तित्व के बारे में बताइए। हालांकि ऐसे आपको व्यक्तित्व लिख करके छोड़ देगा तो आपको यहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में बताना पड़ेगा। किसके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व है क्या भाई, व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो व्यक्तित्व है क्या, एक बार जान लीजिए सभी लोग, व्यक्तित्व है क्या, व्यक्तित्व किसे कहते हैं। तो व्यक्तित्व जो होता है, अनेक व्यक्तित्व के अनेक अर्थ हैं। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा की बात की जाए भाई, तो भाषा में व्यक्तित्व का आशय क्या होता है, पुरुष अथवा स्त्री के बाहरी रूप से ले आता है। आप देखते हैं कहते हैं कि व्यक्तित्व माने अंग्रेजी का होता है पर्सनालिटी। अंग्रेजी में जिसको आप पर्सनालिटी कहते हो कि अरे भैया बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है इसकी, या इसकी पर्सनालिटी बड़ी फिट है यार। तो फिट पर्सनालिटी मतलब ये नहीं कि उसकी बॉडी सॉडी बनी है या शरीर बना रखा है अच्छा खासा, तो वही फिट है, या फिर वही उसका व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी अच्छी। पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व आंतरिक भी होता है बाह्य भी होता है। अच्छा, और आजकल
बाह्य जो व्यक्तित्व होता है उसी पर ज़्यादा लोग मोह जाते हैं। आंतरिक व्यक्तित्व उसका कैसा है इसको नहीं परख पाते हैं। हालांकि सबके साथ वही घटना है। इसे कोई व्यक्ति जो होता है अगर वो दिखने में अच्छा नहीं तो उसको अपना दोस्त या फिर इस प्रकार से बनाने का प्रयास भी नहीं करता है, भले उसकी आंतरिक जो है योग्यता बड़ी ज़्यादा हो। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन आपके बाह्य व्यक्तित्व का ही पड़ता है किसी व्यक्ति पर, तो इसलिए बाह्य का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप वैसे रहेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कोई व्यक्ति हो, जैसे कि आप देखेंगे, हालांकि छोड़िए किसी दिन और चर्चा कर लेंगे अन्य मुद्दों पर उदाहरण के साथ, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा लगी हुई है तो व्यक्तित्व के बारे में आप जान लीजिए। व्यक्तित्व जो होता है हम लोग प्रायः सुंदर या जो है प्रभावशाली शरीर वाले लोग होते हैं उसी व्यक्ति को अच्छे व्यक्तित्व वाला मान लेते हैं। और मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का कार्य पर्याप्त विस्तृत है और ये खास करके एक पक्षीय नहीं है। हिंदी का शब्द है ये व्यक्तित्व, जिसे अंग्रेजी में पर्सनालिटी के नाम से जाना जाता है। पर्सनालिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, पर्सनालिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? पर्सोना। पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा या बेस, ठीक है। मुखौटा या बेस बदलने की प्रक्रिया जो होती है उससे संबंधित है पर्सोना माने। और पर्सोना शब्द का प्रयोग नाटकों में के संदर्भ में खास करके हुआ करता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि इस शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होने लगा और इस प्रकार से आप देखेंगे तो व्यक्तित्व एक विस्तृत प्रत्यय है और इसके अंतर्गत मनुष्य के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के गुणों का समन्वय रहता है। तो व्यक्तित्व क्या है? मनुष्य के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के गुणों का क्या है? एक मिलना है, यानी कि समन्वय है। ओके, एक व्यक्ति हैं अल्पोर्ट। अल्पोर्ट महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक या उन मनदैहिक गुणों का गयात्मक संगठन होता है जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अपूर्व अभियोजन का क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। ये अल्पोर्ट महोदय ने कहा। जबकि ड्रेबर महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गयात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे यह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में क्या करता है? व्यक्त करता है। तो इस प्रकार इन दोनों ने बताई। हालांकि व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो व्यक्तित्व जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी खुद की परिभाषा लिखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखेंगे कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इनकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है, अर्थात व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी गुणों का समन्वय ही व्यक्तित्व कहलाता है। ऐसा आप लिख सकते हो। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, फटाफट से। ओके, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष देखिएगा, अधिगम। अधिगम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अधिगम माने क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई लर्निंग? लर्निंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ओके, अधिगम के बारे में कई प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अधिगम जो होता है सीखने को क्या कहते हैं? सीखने को ही अधिगम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और अधिगम को हमने विस्तार से पढ़ाया है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है देख लीजिएगा। अधिगम के कई सिद्धांत भी सीखने के इस संबंध में, जैसे कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, पावलोव महोदय ने दिया है। आप देखेंगे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक महोदय का है ये। तो इस प्रकार से कई सारे सिद्धांत हैं जो कि सीखने को लेकर के हैं। तो सीखने के कई नियम है, अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम देखेंगे। सीखने के कुछ गौण नियम भी हैं, बहु प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मसात सादृशीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। अच्छा, अगर आपको सीखने के नियम जानने हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको विस्तार से मिल जाएगी। ओके, समझ में आ गई बातें? तो सीखना क्या है? तो सीखना क्या है ये नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्या पूछे भैया? आपसे पूछे कि अधिगम का हुए, अधिगम का कौन मेरे बताइए, वो आप परिभाषित कीजिए अधिगम का। या अधिगम ऐसे लिख करके आपको छोड़ देगा और बीच मझधार में आपको ऐसे डुबोने का प्रयास करेगा। तो आपको डूबना नहीं है, आपको नाव का सहारा लेना है। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट नाव है आपकी और आपको भवसागर से उस पार जाना है। लेकिन एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि आपको उसी मझधार में डुबोना है। तो डुबोने के लिए तो सबसे पहले आप तैरना सीखोगे, यानी कि लिखना। तो लिखना क्या है? तैरना है। नाव कौन सी है? शुक्ला स्टडी पॉइंट की है। चालक कौन है? शुक्ला सर हैं। और बैठे कौन हो? यात्री कौन है? आप लोग हो। फ्री में यात्रा करवा रहा है कौन? शुक्ला सर जी आपको। उस पार ले जाने की गारंटी किसकी है? मेरी है। तो बिल्कुल चिंता छोड़ दो और आंख मूंद करके आसानी से बस वीडियो को देखते जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। निश्चित तौर पर
आपके एग्जाम्स में यही प्रश्न छपेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को जिस तरीके से बता रहे हैं, अगर इनमें से थोड़ी बहुत बातें आपके पल्ले पड़ रही हैं, इन सभी बातों को ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा लिखिएगा, जैसा आपकी बुक में लिखा है या सीरीज में लिखा है उसी तरीके से आप लिखिएगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि लिखते समय आप कभी सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। जो भी मन में आ रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप लिखते जाइएगा बस। अगर आपकी कॉपी लिखी है तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और एक बात और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, उन बातों में से अगर कुछ भी बातें आपके अंदर ध्यान में रह जाती हैं तो अगर उन्हीं सबको इधर उधर बना चढ़ा करके आप बातें लिख देंगे तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। बस हेडिंग आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख करके लिखनी है, अर्थात क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी क्वेश्चन के हिसाब से आपको हेडिंग डाल करके आपको उसके उत्तर को बयान, जितने क्वेश्चन में कितने की पॉइंट है क्वेश्चन में उनकी हेडिंग पड़ी होनी चाहिए। यानी कि जैसे पूछा गया है कि बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषता बताइए, या आपसे पूछा था कि बाल्यावस्था की परिभाषा को देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ऐसा। तो बाल्यावस्था की परिभाषा पहले, उसके बाद में बाल्यावस्था की विशेषताएं, ये दोनों हेडिंग में होनी चाहिए आपकी। ओके, चलिए। तो अधिगम क्या है भाई? अधिगम माने सीखना। सीखना क्या है? सीखना यानी कि लर्निंग। तो भाई जो है एक व्यक्ति, अगर बात की जाए गेट्स और अन्य हैं इनके साथ, मतलब कि गेट्स और अन्य कुछ विद्वान और इनके साथ हैं, उन्होंने कहा जो है सीखने को लेकर के कि अनुभव और प्रशिक्षण। पहली बात क्या? अनुभव। ज़रूरी नहीं कि आप जो है पढ़ करके ही कोई चीज़ सीखेंगे, आप अनुभव से भी सीख सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान और रस्सी आवत जाते सिल पर निशान। यानी अभ्यास करते करते आप सोचिए, जो जड़ बुद्धि होता है, जड़ बुद्धि हमने बताया नहीं था कि जो मूढ़ होता है, इडियट होता है, वो भी कहीं ना कहीं पे बहुत बुद्धिमान हो जाता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट उसका बढ़ जाता है। क्या करने से? अभ्यास करने से। तो कंटिन्यूटी अगर आपके कार्य में रही, आप लोगों ने 2 से 3 बार वीडियो देखा, निश्चित तौर पर आपका काम हो जाएगा। और अधिगम यानी सीखना, तो सीखने को लेकर के कैसे सीखा जाए, तो सीखा आप अनुभव के द्वारा भी सीखते हैं और आप पढ़कर भी सीखते हैं, आप किसी को देखकर भी सीखते हैं, किसी का सुनकर भी सीखते हैं। तो सीखने के कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, सीखने के कई स्रोत होते हैं। आप हर जगह जब से पैदा हुए हैं, जब तक मर नहीं जाएंगे, तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये सब लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको जेल करवा देगा, ऐसा नहीं है। लिखिएगा, बिना खुल करके लिखिए, कोई बात जो आपके मन के भाव हैं उनको आप लिखेंगे, उन संवेगों को अपनी लेखनी का प्रयोग करके अपनी कलम की स्याही के माध्यम से कापी पर अंकन करने का प्रयास अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो अनुभव कौन कहता है? गेट्स और अन्य कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिमार्जन ही सीखना होता है। अर्थात अनुभव के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा, अर्थात टीचिंग के द्वारा कोई आपको बता दे कोई चीज़, तो चाहे अनुभव के द्वारा आपको मिला हो, चाहे आपको प्रशिक्षण के द्वारा मिला हो, लेकिन जब आपको प्रशिक्षण के द्वारा कोई चीज़ मिल गई या अनुभव के द्वारा आप लोगों ने कुछ सीखा, तो उस सीखने के बाद में क्या होता है, आपके व्यवहार में अगर कुछ परिवर्तन हो जाता है, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन आपने सीखा। अर्थात मान लेते हैं आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको पिज़्ज़ा खाना नहीं आता है, तो आप वहाँ पर पहुँचे और वो जो है पिज़्ज़ा वाला जो था उसने आपको ला करके जो है टिश्यू पेपर दिया। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो है आपके जो है केचप वगैरह ला करके आपको दिया, नहीं चटनी जिसको आप कहते हैं, सॉस जिसको, चिली और टमाटो ये सब, वो ला करके आपके जो है वहीं रखा टेबल पर। और आप जो है किसी के साथ गए हैं, आपको जो है पहले आपने कभी खाया नहीं, तो आप यही देखेंगे ना पहले वो कैसे खा रहा है, उसके बाद में तो वो सीख दे करके आप सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? सीखेंगे बिल्कुल ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं कुछ दूसरा उदाहरण आपको बताना चाह रहा था कि जब आपको वहाँ पर मान लेते खाना नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो पहले आप हाथ से उठा करके हो सकता है खा लें। अगर वो व्यक्ति नहीं खा रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे? आप टिश्यू पेपर नहीं उठाएंगे, वैसे हाथ से उठा करके आप खा लेंगे। या जरूरी नहीं कि टिश्यू पेपर उठा करके ही खाएं, हो सकता है आप जो है उस पर चटनी ना डालें, वैसे खाने प्रारंभ कर दें, या इसी प्रकार से कुछ हो सकता है। लेकिन क्या हो कि अगर बगल में आप देख लें कि हाँ ये व्यक्ति जो है देखिए केचप डाल करके ये सब खा रहा है, जो है सॉस डाल करके खा रहा है, उसके बाद में टिश्यू पेपर से पकड़ करके खा रहा है, तो आप भी क्या करेंगे? दूसरी बार क्या करेंगे? आप भी टिश्यू पेपर से पकड़ कर खाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे? आप जो है उस पर चटनी उटनी जो आपकी धरी होगी वहीं पर चिली चाहे टमाटो कुछ भी जो होगा वो सब डाल लेंगे, मिर्चा उर्चा जो का जो दाना वाना देते हैं वो सब डाल लेंगे आप। ठीक, तो ये कहने का मतलब मेरे ये है कि आपने एक बार अगर उसको देखा, अनुभव किया, तो आपने सीखा, उसके बाद में आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो
तो ये चीज़ होती है आपका सीखना। तो यही गेट्स और अन्य कहते हैं। ओके, वुडवर्थ कहते हैं आपके क्या कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया हुई सीखना कहलाती है। जबकि स्किनर कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यानी सीखना क्या होता है, आपके व्यवहार में लगातार बाद दर बाद में क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा, वही सीखना है आपका। क्रो एंड क्रो कहते हैं हस्बैंड वाइफ है दोनों लोग, ये कहते हैं कि सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या करना होता है, अर्जन, यानी कि उसको पाना होता है। मार्गन और गिलीलैंड कहते हैं कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। ये चीज़ है। ओके, अलग अलग विद्वान सीखने के बारे में अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो अधिगम के बारे में मैंने बता दिया आपको, निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न आपके समझ है, बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषताएं बताइए भाई। बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषताएं आपसे पूछ रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषता बताओ भाई, फटाफट से। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषता बताओ भाई, बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषता, फटाफट से चलिए। बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषता कौन बताएगा? बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषता बताओ भाई। किसी को नहीं पता क्या? चलिए, आप लोग केवल बात करना जानते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, वो कभी जो है ये सब नहीं लिखे। बाल्यावस्था की विशेषताओं को बताइए सभी लोग। चलिए, एक और विशेषता तो लिख दो कमेंटवा में, एक आध दो विशेषता तो लिखने जानते हो कि नहीं जानते हो भी। बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषता बताओ। चलो भाई सभी लोग बताओ, जिसको पता हो सभी लोग बताओ। बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषता बताओ सभी लोग। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करो। बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषता, बाल्यावस्था की कोई 5 विशेषता बताओ फटाफट से। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और आपकी कौन सी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, इसकी विशेषताएं आपसे। तो बाल्यावस्था की विशेषता सुनिए। चलिए, पहली विशेषता तो क्या होती है बाल्यावस्था की, कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता जो होती है इसमें होती बाल्यावस्था में। एक व्यक्ति हैं रास, तो रास महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या या परिपक्वता, यानी कि आप देखेंगे तो इसका काल बताया, यानी कि जो है मिथ्या परिपक्वता का समय है। ठीक, यानी कि शारीरिक मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास भी थोड़ा सा रुकता रहे, स्थिर होता है, मानसिक विकास भी थोड़ा सा रुकता है, इसलिए इसको शारीरिक मानसिक स्थिरता का एक प्रकार से काल कहा जाता है। ओके, दूसरी विशेषता इसकी ये होती है बाल्यावस्था की कि जिज्ञासा की प्रबलता होती है। बाल्यावस्था में बच्चे क्या होते हैं, हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। मम्मी ई का हुए, पापा ई का हुए, ऊ का हुए भैया, ई का हुए चाचा, ये प्रकार के खूब प्रश्न करिए, कचुआए दें एकदम से लागे कि अब तो इसी प्रकार से क्या होगा कि बाल्यावस्था में क्या होता है, जिज्ञासा की प्रबलता बहुत ज़्यादा होती है। हर चीज़ पूछेंगे, भैया ये का हुआ, ये का है, ये वो क्या है, ये क्या है, इस प्रकार से। अवधि भाषा में कहा कहें ये का हुआ भैया, वो का हुए। अच्छा, तो इस प्रकार से तीसरी विशेषता क्या होती है भाई? तीसरी विशेषता है वास्तविक जगत से संबंध। यानी कि स्टंग महोदय हैं, वो कहते हैं कि बालक जो होता है अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो एक प्रकार से जिज्ञासा तो होती है सब चीज़ जानने की और जल्दी जल्दी जानने की। तो हर बार पूछेगा, तुरंत ही पूछेगा ये क्या है, फिर तुरंत दूसरा पूछ लेगा अच्छा ये क्या है, फिर पूछेगा नहीं नहीं ये क्या है, फिर पूछेगा वो क्या है। तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा हर चीज़ को। अगर गलत बताएंगे तो उसके दिमाग में वही चीज़ छपने प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये चीज़ है। चौथी बाल्यावस्था की विशेषता ये होती है कि सामाजिक गुणों का विकास भी इसी समय होता है। बालक में सहयोग का गुण जो होता है बाल्यावस्था में ही, सद्भावना बाल्यावस्था में भी आती है, सहनशीलता भी बाल्यावस्था में अगर आ जाती है, अगर वो अच्छे जो है परवरिश होगी उसकी तो, और आज्ञाकारिता जैसे गुण भी जो है कहीं ना कहीं पे ये भी विकास हो जाता है बाल्यावस्था में ही। ये विशेषता, पाँचवीं विशेषता आप लिख लीजिएगा, नैतिक गुणों का भी विकास इस समय में होता है। ओके, स्टेंग महोदय कहते हैं कि 6 साल और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों का विकास धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है। ओके, वहीं और भी विशेषताएं जैसे कि संवेगों का दमन व प्रदर्शन करना हुआ। संवेग क्या होती है, जो आदतें होती हैं उसकी अच्छी या बुरी आदतें होती हैं उनको एक प्रकार से उनका प्रदर्शन करना हुआ, उनको खत्म जो है दबा लेना हुआ। ठीक, सातवीं विशेषता इसके लिख सकते हो, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है इनमें। यानी कि जो बालक होते हैं इस उम्र के, वो कांच की गोलियां छोटी छोटी इकट्ठा करते हैं, टिकटों को, मशीन के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको चिपकाते हैं इधर उधर। चित्र जो बालिकाएं होती हैं तमाम सारे जो फोटो वगैरह चित्र मिल गया उनको तो इकट्ठा करने लगेंगी, खिलौना तमाम सारे उठाएंगी, गुड़िया बनाने लगेंगी। आप देखेंगे छोटी छोटी जो होती हैं, कपड़ों के टुकड़ों को इकट्ठा करेंगी। जैसे देखेंगे अगर कतरन उतरन जिसको आप कहते हैं, तो उसको छोटा छोटा अगर कपड़ा पड़ा है तो लड़कियां खास कर क्या करेंगी, तस्वीर उठाएंगी, चित्र उठाएंगी, खिलौना उठाएंगी, गुड़िया उड़िया बनाएंगी, खूब कपड़ों कतरन इकट्ठा करेंगे। और जो लड़के होंगे वो गोली वोली, जैसे कांच की गोली खेलें, कंचा खेले हैं, गैया
एक प्रकार से जो होता नहीं गोली, हम भी बचपन में खूब खेले हैं। तो कांच की गोलियां जो है वो खेलेंगे, टिकट उकट जो होता है वो सब इकट्ठा करेंगे, कुछ भी आएगा कोई दूसरा चीज़ बाहर से मशीन का पुर्जा उर्जा मिल गया उसको तिकड़म भिड़ाएंगे, मोटर बनाएंगे, पंखा चलाएंगे, छोटा छोटा तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये होती है। उसके बाद में और तमाम सारी चीज़ें, काम प्रवृत्ति भी इनके अंदर थोड़ा बहुत कम होती, काम प्रवृत्ति यानी कि जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जो कुछ दूसरे प्रकार की जो इच्छा होती है एक प्रकार से, तो वो इच्छाएं इनके अंदर थोड़ा सा कम होती हैं। और सामूहिक प्रवृत्ति भी प्रबल होती है इनमें। सामूहिक खेतों मतलब कि जो खेल होते हैं, सामूहिक खेल जो क्रीड़ा समूह, तो उन सभी में भी आप देखेंगे रुचि होती है, लोग खेलना पसंद करते हैं बच्चे। चाहे अगर काल मान लेते हैं अपने दोस्त से में किसी से झगड़ा किया अपनी उम्र के बच्चे से, फिर परसों गए खेलने के लिए, अब हम खिला लियो, तो इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि जो है बालक जो होते हैं, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। हर खेल को खेलना पसंद करते हैं, जो भी खेल आएगा सब खेलना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से ये विशेषता थी बाल्यावस्था की। इसी प्रकार से किशोरावस्था की भी विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताओं को सुन लीजिए। किशोरावस्था की विशेषता, पहली विशेषता शारीरिक परिवर्तन इसमें होता है, तो बड़ी तीव्र गति से होता है। शरीर बढ़ेगा, हाथ पैर होगा, नाक लंबी होगी, गला फटेगा बालकों का, लड़कियों की जो है आवाज़ पतली होगी, ये किशोरावस्था में। दूसरी बात क्या है कि मानसिक विकास होता है इस उम्र में। आप देखेंगे कल्पना करने की शक्ति आ जाती है किशोरावस्था में, स्मृति यानी सोचने की, और दिन में स्वप्न या फिर स्वप्न देखने की भी आ जाती शक्ति, तर्क शक्ति हो जाती है, और भी प्रकार की बुद्धि वगैरह थोड़ी सी वृद्धि होती है उसमें। और तीसरा इसका ये विशेषता है कि समायोजन तथा अस्थायित्व का अभाव होता है इनमें। किशोर जो होते हैं अपनी मना स्थिति जो होती है उनकी वो अस्थिर होती है, यानी कि वो अपने आप को एक प्रकार से मतलब कहेंगे कि ये करेंगे, फिर कहेंगे वो करेंगे, मतलब वो अपने आप में स्थिर नहीं होंगे। क्या करना है उनको खुद ही नहीं पता होता है, क्या कर रहे हैं, कब क्या करेंगे कुछ नहीं पता होता है। जिस तरफ दिमाग गया, जिस तरफ उस समय, उसी तरफ वो मुड़ गए। और वहीं से किशोरावस्था एक प्रकार सबसे ज़्यादा क्या होती है, संघर्ष की अवस्था होती है इसी किशोरावस्था में। चौथी विशेषता इसकी ये है कि संवेगों की चरम अवस्था ये होती है। इस अवस्था में क्या होता है, जो किशोर होते हैं असंभव और कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे इंटर पास करके जो बालक जो है बाहर आता है, या जो है 11-12 में जब जो बालक रहते हैं थोड़ा सा तेज हैं अगर पढ़ने में, तो कहेंगे कौनो कंपटीशन होगा चीर देंगे एकदम से, मतलब आओ आने दो सामने, कोई परचवा आ जाए बस देखो पी जाएंगे घोर के इसे, कि तभी आप आ जाने दो, पढ़ने में मौका मिल जाए बस टॉप कर देंगे अब की बार, ऐसा ये वो। दुनिया भर का खूब उठता है, लहर उठती है उस समय, लगता है कि बस हमारे आगे सब फेल हैं, दुनिया भर की पढ़ाई सब बेकार है, सब जो कुछ है हम ही हैं बस, और कोनो कुछ है ये नहीं है, ऐसा दिमाग में आता है। तो यह क्या होता है कि जब धीरे धीरे आप थोड़ा और पढ़ेंगे खूब ज़्यादा, और भी लगेंगे कि अरे अभी तो बहुत पढ़ना है दादा, अब क्या हुए। तो ऐसे देखो, अब इंटर में पढ़ोगे तो लगेगा बस हम ही हैं जो कुछ है अपने क्लासवा में। आप अपने क्लास में तेज हो गए तो स्कूल में, अब देखो ऐसे ऐसे अब बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, उनमें कोई टॉपर होगा, फिर अलग अलग इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में। तो क्या होता है कि उस समय बहुत ज़्यादा होता है, कौनों को बोल दे, अगर एक बार बोले कि या फिर आपके उसमें मतलब पैर लग गया, आपके पैर में मान लेते कोई जा रहा है, तुरंत आप अबे कौन है बे, काहे लिए पैर लग गया, इस प्रकार से बोलेगा तुरंत, और झगड़ा करने की स्थिति तुरंत जो है लड़ जाए किशोर बालक। तो इस प्रकार से होता है। तो ये अवस्था, तो इनमें क्या होती है भाई, लगातार आप देखेंगे तुरंत जो है गलत मार्ग पर चलने के लिए अगर कोई तुरंत चल देंगे। बीड़ी सिगरेट अगर हुआ तो उसमें भी वही भी तमाम प्रकार की चीज़ें। मद्यपान की स्थिति और बालकों में जो अपराध की स्थिति आप देखेंगे यहीं से प्रारंभ हो जाती है। तमाम प्रकार की आप देखेंगे काम प्रवृत्ति भी यहीं पर जो है उत्तेजना होती है, यानी कि जो प्रकार जो सेक्स की चीज़ें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं पे इसी अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती हैं। बुद्धि का विकास भी होना प्रारंभ हो जाता है, रुचि जो होती है उनकी उसमें परिवर्तन होने लगता है। आप देखेंगे किशोर और किशोरियाँ जो होती हैं, यानी जो बालक और बालिकाएँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं पे कहानियाँ सुनने की एक प्रकार से उत्सुक होती हैं, नाटक वगैरह देखने के लिए। अब इस समय तो नाटक वगैरह तो छोड़ दीजिए, उपन्यास वगैरह छोड़ दीजिए, आजकल क्या होती हैं, लोग जो है अपने शरीर को सुंदर रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखने प्रारंभ करती हैं। और आप देखेंगे कि आप गूगल पर या यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अपने चेहरे पर शाइनिंग कैसे लाएँ, अपना चेहरा ग्लो कैसे करें, या फिर चेहरे का मुहासा कैसे ठीक करें, अपने आप को अच्छा जो है कैसे दिखाएं, मतलब किसी के सामने कैसे बोलें, इस प्रकार के बहुत ज़्यादा जो है सर्च इस समय हो रहे हैं यूट्यूब पर, व्हाट्सअप बोल रहा हूँ, गूगल पर आप देखेंगे। तो आजकल के किशोर किशोरियाँ सब यही कर रहे हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें कि अपने आप को अच्छा कैसे दिखाएं, ठीक।
वो पढ़ने में नहीं कि अपने आप को पढ़ने में तेज कैसे करें, कुछ हैं ऐसे जो ऐसे सर्च करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं ये सर्च करते रहते हैं। ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। धार्मिक भावना का भी उदय इसी स्थान पर होता है। आप देखेंगे आत्मसंयम करना हुआ, आत्मनियंत्रण करना हुआ, कर्तव्य पालन करना हो, तो ये सब गुण भी इसी अवस्था में विकास होती है। आत्मसम्मान की भावना होती है इसमें। इनके सम्मान को अगर खतरा पहुंच गया तो सोचो कि बहुत ज़्यादा गलत बात हो गई। तो इस प्रकार चीज़ें, तो कई विशेषताएं जो कि हमने आपको बता दिया किशोरावस्था की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 9वां प्रश्न कि बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है भाई? बुद्धि की बात की तो बुद्धि शब्द का सामान्य अगर बोलचाल की भाषा की बात की जाए तो बहुत प्रयोग होता है, और प्रायः हम कह देते हैं कि जो है वह बड़ा बुद्धिमान है। हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा बुद्धिमान है वह, या फिर वह तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, या उसमें बुद्धि ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। आप देखे होंगे कि लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पे कि बुद्धि क्या है। लेकिन फिर भी बुद्धि का क्षेत्र इतने में ही ख़त्म नहीं होता है। बुद्धि बड़ी चीज़ होती है। बुद्धि अपने आप में बहुत चीज़ों को समाहित की हुई है। तो बुद्धि की अगर बात की जाए, बुद्धि की खास करके बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो बुद्धि को लेकर के जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जिनमें अगर बात की जाए, हमने स्टर्न की बात अगर हम करें तो स्टर्न महोदय बुद्धि की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि बुद्धि जो होती है एक व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूल करने की सामर्थ्य रखती है। ओके, वहीं बात की जाए टर्मन महोदय क्या कहते हैं। टर्मन महोदय कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है भाई? बुद्धि है। तो बुद्धि से लेकर के एग्जाम्स में अगर ऑब्जेक्टिव लिखित या किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपका जो है लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, तो आप लिख सकते हैं। ठीक, टर्मन क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। बेसलर महोदय क्या कहते हैं? बेसलर महोदय कहते हैं कि बुद्धि एक व्यक्ति की नियोजन पूर्वक कार्य करने, तर्क पूर्वक सोचने और अपने परिवेश से भली प्रकार व्यवहार करने को क्या करती है? संपूर्ण योग्यता देती है। ठीक, तो उसी संपूर्ण योग्यता को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। पुडवर्थ महोदय कहते हैं अपने विचारों से कि बुद्धि कार्य करने की क्या होती है? एक विधि होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो बुद्धि की अगर बात की जाए तो बुद्धि जो शब्द है उसको अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहा जाता है, और मनोविज्ञान से भी संबंध है बुद्धि का, और अलग अलग तरीके से विद्वानों ने परिभाषा दी जो कि हमने आपके समक्ष बता दी। बुद्धि लब्धि भी हमने आपको बता दी। बुद्धि का परीक्षण अगर हम लोग करते हैं तो बुद्धि लब्धि के माध्यम से ही करते हैं। और बुद्धि लब्धि मानसिक आयु का अर्थ पहले हम देखते हैं। बुद्धि लब्धि का अर्थ जानते हैं, बुद्धि लब्धि निकालने की विधि, ये सब हमने बता ही दिया आपको। टर्मैन ने ही बुद्धि लब्धि के तमाम प्रकार के चीज़ें बताई हैं कि किस प्रकार की बुद्धि को किस प्रकार से बयां करना है। तो इस प्रकार से ओके, तो मेंटल एज और उसके बाद में बटे शारीरिक यानी कि जो फिजिकल एज है उसकी वो ओके, गुणे सौ बुद्धि लब्धि आपकी निकल आती है। मानसिक आयु मतलब होता है मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। बुद्धि लब्धि मतलब होता है बुद्धि लब्धि जो होती है बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है, कितनी गति है। और बुद्धि लब्धि निकालने की जो विधि होती है, जब हम मानसिक आयु का विचार आरंभ करने का श्रेय बिनेट को प्राप्त है। और बिनेट महोदय जो है कहीं ना कहीं पे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण इसे कहा जाता है जो हम लोग करते हैं। और टर्मैन ने इसके विचारों को स्वीकार किया, और हरमैन ने बुद्धि लब्धि के विचार को जन्म दिया। बुद्धि लब्धि निकालने के सूत्र को बताया टर्मैन ने, और टर्मैन ने बुद्धि लब्धि के एक प्रकार से बात की, वर्गीकरण किया, उसका बताया किस प्रकार से बुद्धि लब्धि होती है। तो अलग अलग विद्वानों ने क्या किया, मानसिक आयु का विचार किसने दिया? सबसे पहले श्रेय किसको जाता है भाई? बिनेट महोदय को जाता है। तो सबसे पहले मानसिक आयु का विचार आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बिनेट को प्राप्त है। और बिने जो हैं साइमन बुद्धि परीक्षण जो है इसे कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? बिने साइमन। बिने कौन? क्योंकि बिनेट जो थे वो विद्वान थे, उन्हीं के नाम पर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया। बाद में क्या हो कि टर्मैन ने इनके विचारों को स्वीकार किया, और बाद में हरमैन ने बुद्धि लब्धि के विचार को भी जन्म दिया। और बुद्धि लब्धि के बारे में हमने सूत्र आपको बता ही दिया है कि मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100 बराबर बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट। ठीक है, तो समझ में आ गई बात है। अगला प्रश्न आपके समझ सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता, सृजन माने होता है कोनो चीज़ ग्रहण कर लो, एग्जार्ब जिसको कहते हैं। आप कोनो चीज़ कोनो बता रहा है उसको आप लोग अपने अंदर ग्रहण कर लो, तो वह ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। सृजन करने की क्षमता सृजनात्मकता कहलाती है। आप कितना ज़्यादा अपने अंदर जो है ले पा रहे हो। कोई व्यक्ति कोनो चीज़ बोल रहा है तो उसको कितना ज़्यादा आप जो है ग्रहण कर पा रहे हो। आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आप कितना सृजन कर पा रहे हैं, वो चीज़ें होती है आपकी क्या? सृजनात्मकता। समझ में आ रही होंगी आपकी बातें। सृजनात्मकता की बात की जाए तो क्रिएटिविटी इसको कहते हैं अंग्रेजी में।
ठीक है, सृजनात्मकता को क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी कहते हैं। और ये व्यक्ति का मौलिक गुण होता है। आप देखेंगे प्रत्येक प्राणी में यह गुण कहीं ना कहीं पे किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है। और आप देखेंगे उसकी मात्रा और प्रकार में अंतर होता है अलग अलग जो है व्यक्तियों में। किसी के अंदर सृजनात्मकता क्षमता अधिक होती है, किसी में कम होती है, कोई ज़्यादा सीख पाता है, कोई कम सीख पाता है। पर प्रत्येक समाज में आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं कि जो कम या ज़्यादा सीख पाते हैं। और सृजनशील व्यक्ति राष्ट्र एवं समाज की अमूल्य धरोहर होते हैं, जो ज़्यादा सीखने वाले होते हैं। और सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं उनकी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा योगदान होता है। राष्ट्र इन पर गर्व करता है। जैसे आप देखेंगे कौटिल्य, एक छोटा सा बच्चा, आपने सुना होगा, यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा आप लोगों ने, कुमार गौरव सर जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, उनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो उनके साथ एक इंटरव्यू में आया था और जो है गूगल बॉय बोला जाता है उसको। तो उसके अंदर देखें सृजन करने की क्षमता ज़्यादा थी, तो वो चीज़ें होती हैं। उसका IQ भी ज़्यादा था। तो ये है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को एक प्रकार से जो है, क्रिएटिविटी जो शब्द है ये केरे शब्द से बना हुआ है। और केरे मतलब होता है अस्तित्व में आना या उगना। एक व्यक्ति एक प्रकार से बात की जाए जो है क्रिएट जो शब्द है एक प्रकार से जिसको क्रिएट कहते हैं। तो क्रिएट मतलब होता है कौन चीज़ बनाओ, या इसे कहते हैं ना कि ये क्रिएट कर दो, वीडियो क्रिएट करना है। तो इस प्रकार से किसी चीज़ को बनाना या किसी चीज़ को एग्जॉर्ब करना। वैसे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। टारेंस महोदय कहते हैं सृजनात्मकता की परिभाषा को देते हुए, क्रिएटिविटी की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि सृजनात्मकता समस्याओं, कठिनाइयों, ज्ञान के अंतराल, लुप्त तत्वों एवं सामंजस्यताओं आदि के प्रति संवेदनशील होने की क्या है? प्रक्रिया है। ये टारेंस महोदय कहते हैं। स्टेन महोदय कहते हैं कि सृजनात्मकता वह कार्य होती है जिसका परिणाम नूतन यानी नया हो और किसी समूह के द्वारा किसी निश्चित समय पर उपयोगी और संतोषजनक रूप में स्वीकार किया जाए। ये बात है। तो सृजनात्मकता का महत्व भी कई प्रकार के है, जैसे कि सृजनात्मक बालकों में विस्तृत रुचियाँ पाई जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे बालक शाब्दिक कौशल में अति मतलब कि निपुण होते हैं। प्रतिभा यानी इनकी जो इमेज होती है उसको सुधारने में रुचि नहीं लेते हैं ये। और ये अपने को अन्य से भिन्न समझते हैं। जो सृजनात्मक बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक यानी क्रिएटिव जो बालक होते हैं वो। और ये क्रिएटिव बालक जो होते हैं ये अपने को अन्य से अलग समझते हैं। और ये अपने जो है इसकी परवाह नहीं करते कि अन्य लोग इनके विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। आजकल एक ट्रेंड में चल रहा होगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे नहीं मतलब है, मैं लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ इससे मुझे मतलब। इस प्रकार से या ये बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं डायलॉग, मतलब अपने हिसाब से ज्ञान वगैरह। आप देखेंगे अभी अगर आपको ज्ञानी बाबाओं से मिलना तो यूट्यूब जो है व्हाट्सएप पर आप सुबह सुबह उनसे मिलिएगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बाबा आपको मिलेंगे। ठीक, वो यही सब चीज़ें बताते रहते हैं, हालांकि अच्छी बात है। और ये लोग जो होते हैं क्रिएटिव बालक जो होते हैं छोटी छोटी घटनाओं में कोई रुचि नहीं लेते हैं, ना तो ये जल्दी भावुक होते, सेंटिमेंटल तो होते नहीं कभी कभी ये। ठीक है, अपने संवेगों पर और अपने जो आवेग होते हैं उन पर एक प्रकार से कहीं कहीं पे जो है समन्वय रखते हैं। इस प्रकार के बालकों को हम सृजनात्मक बालक कहते हैं। और जो क्रिएटिव बालक होते हैं जिज्ञासु होते हैं, ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। और ये किसी घटना के प्रयोग में रुचि भी नहीं लेते हैं। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो ये बालक जो होते हैं विचारों का आदान प्रदान में रुचि लेते हैं। एक दूसरे के विचार जो है आदान प्रदान हो। और ये अनुभवों को आत्मसात भी करते हैं। अगर किसी व्यक्ति कोई अनुभव के द्वारा कोई चीज़ बता रहा तो उसको सुन लेंगे कि हाँ भाई ये जानकारी की चीज़ है, ये चीज़ है। और जो क्रिएटिव बालक होते हैं उनमें अंतर्बोध यानी कि जो है इंटेंशन अधिक होता है इनमें। ठीक है, अंतर्बोध ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हमने बालकों के बारे में बता दिया जो कि सृजनात्मक बालक हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा, विस्तार से हर एक मुद्दे को जान लिया। अच्छा, आप सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं, लघुत्तरीय टाइप के हैं, खंडवा के 200 शब्दों इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मैंने जो अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न थे उनके उत्तर को दीर्घोत्तरीय टाइप के लिए तरीके से आपको बता दिया। निश्चित तौर पर आपके बहुत सारे प्रश्न वहीं से तैयार हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर भी सुन लीजिएगा। अब ये इन प्रश्नों के उत्तर को मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आपको एग्जाम से मिलेंगे। अब जो प्रश्न आपको मैंने नहीं बताया उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आपसे पूछा रहा कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के कारणों की विवेचना कीजिए। तो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उनसे मतलब क्या होता है कि ऐसे बालक होते हैं ये कि जो कि किसी भी मानसिक अथवा शारीरिक रोग के कारण क्या होते हैं, मंदबुद्धि प्रदर्शित करते हैं तथा अपनी आयु के स्तर के अनुसार कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होते हैं। और मंदबुद्धि बालकों का वर्गीकरण बुद्धि लब्धि के आधार पर हम लोग करते हैं। ओके, हमने बताया नहीं था आपको, तो वही चीज़। लेकिन बुद्धि लब्धि के आधार पर किया गया वर्गीकरण समस्त विद्वानों के द्वारा मान्य भी नहीं है, समस्त विद्वान ऐसा नहीं मानते हैं।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे मंद बुद्धि हेतु बुद्धि लब्धि की सीमाएं विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग दी गई हैं, लेकिन समस्त विद्वान इस बात से पूर्णतः सहमत है कि मंद बुद्धि बालकों का मानसिक विकास अन्य बालक जो होते हैं, यानी जो अन्य सामान्य बालक होते हैं, उनकी तुलना में अगर देखा जाएगा तो बहुत कम होता है। और ऐसे बालक मानसिक क्रियाओं में सामान्य बालकों की समानता भी नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार चीज़ें बताई गई। वैसे जो पिछड़े हुए बालक होते हैं, इनके कारणों की अगर बात की जाए तो इनमें मूर्ख, पहली बात तो ये मूर्ख होते हैं, यानी कि मूर्ख बालक सबसे निकृष्ट श्रेणी में आते हैं। और इन बालकों का मानसिक स्तर जो होता है अत्यंत निम्न होने के कारण से क्या होता है कि ये कोई भी कार्य स्वयं करने में असमर्थ होते हैं। तो इस यानी कि जैसे कि ऐसे बालकों को देखेंगे तो भोजन कराना पड़ता है, जो यानी उनको वस्त्र यानी प्रधान उनका यानी कपड़ा चेंज करना पड़ता है। तो इस प्रकार चीज़ें, तो मूर्ख होने के कारण से क्या होता है, ये लोग मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं। ओके, दूसरा कारण इसका हो सकता है कम बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पे कम बुद्धि होने के कारण से क्या होता है कि वो मानसिक रूप से पिछड़े हुए माने जाते हैं। ठीक, तीसरा इसका कारण ये हो सकता है कि असहाय बालक, कुछ ऐसे बालक होते हैं जो कि असहाय होते हैं, अत्यंत कम मात्रा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ये, क्योंकि इनके सीखने की गति क्या होती है, अत्यंत कम होती है। और ऐसे बालकों को हस्तकलाओं के कार्यों की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और जैसे कि इनको अगर कुछ बनाने के लिए बता दिया, और इनकी बुद्धि लब्धि अगर बात की तो 51 से 70 के आसपास होती है असहाय बालकों की। तो असहाय जो बालक हो जाते हैं जिनका कोई नहीं होता, तो वो भी कारण बन सकता है आपका मानसिक रूप से पिछड़े होने का। चौथा कारण आपका हो सकता है सीमांत बालक, यानी कि सीमांत बालक सामान्य बालकों के समान योग्यता एवं क्षमताओं के अत्यंत समीप होते हैं, लेकिन जो है सामान्य बालकों के साथ चल नहीं पाते हैं, और इस प्रकार के होने के कारण से ये मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं। तो इन बालकों की बुद्धि लब्धि की बात की तो 71 से 80 के आसपास होती है। ठीक, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनकी 20 से 25 के आसपास होती है। और जो कम बुद्धि वाले बालक होते हैं 26 से 50 के आसपास उनकी बुद्धि लब्धि होती है। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो है पिछड़ेपन निवारण के उपाय बताइए, यानी कि पिछड़ापन जो है उसका निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं। पिछड़ेपन के निवारण के कारण को बताइए। तो क्या कारण है भाई पिछड़ेपन के निवारण का, कैसे हम निवारण कर सकते हैं। तो पिछड़ेपन का हम कैसे निवारण कर सकते हैं भाई, पिछड़ेपन का हम कई उपचार कर सकते हैं। जैसे पहली बात क्या है, पहली बात है कि निर्बलता के शारीरिक दोषों और रोगों का उपचार किया जाए। दूसरी बात यह है कि जब व्यक्ति निर्बल रहेगा तो वो भाई पिछड़ा रहेगा बिल्कुल ही। दूसरी बात यह है कि बालकों की शारीरिक निर्बलता को दूर करने के लिए संतुलित भोजन दिया जाए, उसको संतुलित आहार की व्यवस्था करी जाए और शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था की जाए ताकि वो एक्सरसाइज वगैरह किया कर सके। ठीक, तीसरी बात यह है कि निर्धन परिवार के जो बालक होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों की योजना चलाई है सरकार के द्वारा। चौथी इसकी उपाय ये हो सकता है, चौथा उपाय क्या हो सकता है भाई, चौथा उपाय क्या हो सकता है इसका। तो इस प्रकार से हमने क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया आपको भाई, मैंने आपको क्या बताया, चलिए चौथे में पहुंचा था ना। चौथा मैंने बताया आपको क्या, कि अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की जो है एक प्रकार से तीसरा बताया था कि निर्धन परिवार के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करी जाए, छात्रवृत्तियों की योजनाओं को लाया जाए सरकार के द्वारा। और चौथी बात है कि अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की उच्चतम आयु तक जो है बालकों द्वारा धन के जो है एक प्रकार से धन उपार्जन के लिए कार्य के लिए करने पर वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया जाए ताकि वो अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कर सके, तो पिछड़े नहीं रहेंगे। ओके, पांचवी चीज़ ये है कि बालकों के परिवारों के वातावरण में सुधार किया जाए, इससे भी बहुत ज़्यादा वो जो है एक प्रकार से रिलीफ मिलेगी, पिछड़ेपन का निवारण हो सकेगा। चौथा इसका पांचवा कारण ये, छठवां कारण ये है कि बालकों के अभिभावक यानी जो गार्जियन है उनको साक्षर बनाने के लिए जो है तमाम प्रकार के क्रियाशील जो है उपाय किए जाएँ, उनको जो है साक्षर किया जाए ताकि वो साक्षरता का मतलब समझ सकें। और आठवीं बात इसकी ये है कि, सातवीं बात है कि बालकों के माता पिता में अच्छी बातों का निर्माण करने के लिए प्रचार, फिल्म प्रदर्शन ये सब करवाया जाए। आठवीं बात यह है कि बालकों के प्रति माता पिता का संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। नौवां बात है उपचार इसका कर सकते हैं कि बालकों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए कि कौन बच्चा आ रहा है पढ़ने, कौन नहीं आ रहा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाए। और इसके अलावा बालकों के शैक्षिक निर्देशन का प्रबंध किया जाए ताकि उसको अच्छे तरीके से दिशा निर्देश मिल सके, गाइडेंस मिल सके। और 11वीं चीज़ ये है कि 11वीं चीज़ ये है कि बालकों की योग्यता के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए, जिस हिसाब से बच्चा पढ़ना चाह रहा है उस हिसाब से उसका पाठ्यक्रम हो। और भी अगली चीज़ है कि बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों का और विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना की जाए। ये प्रकार की चीज़ें अगर हो जाएंगी तो पिछड़ेपन का निवारण हो जाएगा। ओके,
तीसरा है कि बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने के उपाय बताइए। बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने के उपाय बताइए, यानी कि बालक अगर सीखना चाह रहा है तो उसको विकसित करने के कौन कौन से उपाय हैं। पहला उपाय है क्या कि मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक ठाक होना चाहिए, यानी कि बालकों के सृजन विकसित करने के लिए दो दशाएं आवश्यक हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा हो जाए, दूसरी मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता उसको मिले। ठीक, तो दूसरी बात है इसकी कि भाई कि प्रतिफल पर विचार किया जाए, यानी किसी कार्य का प्रतिफल क्या होगा इस पर विचार करने के लिए बालकों को प्रेरित किया जाए, यानी कि हम अगर ये कार्य करेंगे तो हमको ये मिलेगा, हम पढ़ाई करेंगे तो हमको नौकरी मिलेगी। तो इसीलिए लड़के पढ़ते हैं। आप देखेंगे जो है भारत में सबसे ज़्यादा लड़के पढ़ते हैं नौकरियों के लिए। ओके, तीसरी बात क्या है भाई, तीसरी बात इसकी तीसरा उपाय होता है बालक क्यों सीखेगा। तो तीसरी बात तीसरा का हो सकता है आपका कि उपाय कि मौलिकता का स्पष्टीकरण करवा दिया जाए। मौलिकता का स्पष्टीकरण माने कि तथ्यों के अनुरूप आपको मौलिकता को स्पष्ट कराना है कि मौलिक और नवीन कार्यों से बालकों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, लोग नए चीज़ों को जानने के प्रति आकर्षित होते हैं, तो नई चीज़ें उनको दिन प्रतिदिन उनके रुचि के हिसाब से दी जाए, ये चीज़। चौथी बात यह कि जो है तथ्यों का ज्ञान करवाया जाए उनको। ठीक है, मतलब हर चीज़ को सही तरीके से दिया जाए ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। छठवीं चीज़ है कि कल्पनाशीलता, यानी कि कल्पना को साकार करना सृजनात्मकता होती है और बालकों में कल्पना शक्ति विकसित हो इस हेतु उन्हें पूरे अवसर दिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार की पाठ्य सामग्री मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाएं करी जाएं पाठ्यक्रम के हिसाब से। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जो कि बालकों में सृजन करने की क्षमता को बढ़ाती हैं, बालक जो है ज़्यादा जानने का प्रयास करता है। ठीक, ये प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है और करके दिया है कि विशिष्ट बालकों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे कि विशिष्ट बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जानते हैं भाई विशिष्ट बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विशिष्ट बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। विशिष्ट जो बालक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है विशिष्ट बालकों की कि विशिष्ट बालकों के लक्षण, गुण, स्वरूप ये सब सामान्य बालकों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं ये उन बालकों मतलब कि ये एक प्रकार से उन बालकों पर लागू होता है जो सामान्य बालकों से अलग हों तथा उनकी स्मरणीय शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। उस प्रकार के बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तीसरी बात इसकी यह है विशेषता कि एक विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक आधार इन सभी पर सामान्य बालक से बिल्कुल क्या होता है, हट करके होता है, यानी कि अलग होता है। ठीक, और समान बालक की अपेक्षा इसका जो विकास होता है ये और अधिक गति से होता है, यानी कि तीव्र गति से होता है। सामान्य बालकों की अपेक्षा विशिष्ट बालकों की जो तीव्रता होती है पढ़ने की या कुछ भी करने की वो अधिक होती है। चौथी बात है कि एक विशिष्ट बालक वो होता है जो सामान्य शिक्षा कक्ष तथा सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो सकता क्योंकि उसकी विकास की सामर्थ्य अधिक होती है। ये चीज़ ओके। ये पांचवी चीज़ है इसकी विशेषता कि विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे स्कूल की कार्य प्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। वही छठवीं बात इसकी ये है कि एक विशिष्ट बालक जो होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक तथा शैक्षणिक उपलब्धियां जो होती हैं इन सभी जैसी जो धाराएं होती हैं उनसे सम्मिलित होता है। तो कहीं ना कहीं पे जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक जो है पढ़ाई लिखाई में या फिर अन्य क्षेत्रों में क्या होते हैं, तेज होते हैं, तो उन्हीं को विशिष्ट बालक कहते हैं। अच्छा, विशिष्ट बालकों की विशेषताएं ये हो गई। अगर आपसे पूछ ले प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताइए, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या होगी। तो पहली विशेषता, एक व्यक्ति स्किनर और हैरीमैन दोनों ने मिलकर के प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं बताई। पहली विशेषता बताई इन लोगों ने कि विशाल शब्दकोश होता है प्रतिभाशाली बालकों के पास। दूसरी बात मानसिक जो है प्रक्रिया की तीव्रता होती है इनके पास। तीसरी बात बताई कि दैनिक कार्य में भिन्नता होती है इनके लिए। चौथी बात इन्होंने बताई कि सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है इनमें। पांचवा इनका विशेषता ये है कि सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं लोग। छठवीं विशेषता इनकी है कि अध्ययन में अद्वितीय सफलता इनको मिलती है। सातवीं बात है कि भाई ये जो है अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं, यानी कि ऐसे विषय जो है नहीं दिखाई पड़ते उन विषयों के बारे में। नौवीं विषय जो है नौवां विशेषता इसकी ये है कि आश्चर्यजनक जो है अंतर्दृष्टिकोण का मतलब अंतर्दृष्टि का प्रमाण एक कहीं ना कहीं पे इनकी विशेषता होती है। और मंद बुद्धि और सामान्य बालकों में अरुचि रखते हैं कि उनको पसंद नहीं करते हैं ये। और पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि और अरुचि भी इनकी देखने को मिलती है कि ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ने की इच्छा हो रही नहीं हो रही। और विद्यालय के कार्यों के जो है प्रति बहुधा उदासीन रहते हैं ये।
और इनकी बुद्धि लब्धि की बात की है तो ये 130 से लेकर के 170 से अधिक तक जो है इनकी बुद्धि लब्धि होती है। तो इस प्रकार से बालक जो होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो खेल पसंद करते हैं, 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं लोग, 96% अनुशासन के प्रिय होते हैं ऐसे बालक। तो ये चीज़ें हैं। और ये बात किसने बताई? बीटी महोदय ने कहा कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो खेल पसंद करते हैं, 50% मित्र बनने की इच्छा प्रकट करते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं और 96% अनुशासन के प्रिय होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने प्रतिभाशाली बालकों की भी विशेषताएं आपको बता दी। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष चौथा नंबर है, शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व के प्रकारों को समझाइए। शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व के प्रकारों को समझाइए। तो भाई व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन शरीर रचना की दृष्टि से? पहला जर्मन मनोवैज्ञानिक है जो है क्रेसमर महोदय कहते हैं शारीरिक रचना के हिसाब से इन्होंने जो है शरीर की रचना के हिसाब से, यानी शरीर के हिसाब से बताया है कि किस प्रकार से व्यक्तित्व होगा। तो पहले होते हैं लंबकाय व्यक्ति, दूसरे होते हैं सुडोलकाय व्यक्ति, तीसरे होते हैं गोलकाय और चौथे होते हैं आपके जो है डायस्प्लास्टिक। यानी कि आप जो पहला होता है लंबकाय व्यक्ति जो होते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं दुबले पतले होते हैं और इनका सिर जो होता है लंबा होता है, इनके जो हाथ होते हैं पतले पतले होते हैं, सीना जो होता है इनका ठोस होता है, हाथ पैर लंबे पतले पतले होते हैं। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। अगर आप इनकी एक प्रकार से क्रिटिसिज्म करेंगे, जो पतले व्यक्ति होते हैं लंबे व्यक्ति होते हैं, अगर आप इनकी आलोचना करेंगे, इनकी बुराई कहीं पर करेंगे तो बिल्कुल सुनेंगे नहीं, तुरंत जो है दूसरों की आलोचना जो है कहीं ना कहीं पे ये दूसरों की आलोचना करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी सुनते नहीं बिल्कुल। जो पतले लोग होते हैं, लंबे का होते हैं, हाथ पतला, ये चीज़ें पहली बात ये विद्वानों ने बताई है। और किस विद्वान ने? जर्मन वैज्ञानिक है क्रेसमर। अब मुझे मत कहिएगा कि सर जी आप बोल रहे हो, कि क्रेसमर कह रहा है। ओके, दूसरी बात नहीं, पहुंच जाओ सुबह सुबह कुदारो लाठी लेके हमारी घरी। दूसरी बात ये है कि सुडोलकाय। सुडोलकाय मतलब क्या होता है? तो जो सुडोलकाय व्यक्ति होते हैं ये हष्ट पुष्ट होते हैं, थोड़ा सा इनका स्वास्थ्य ठीक ठाक होता है, सीना चौड़ा होता है, उभरा हुआ होता, थोड़ा सा निकला हुआ होता है, जैसे कि जो मजबूत मांसपेशियां होती हैं इनकी। और ये जो होते हैं, जो इस प्रकार के व्यक्ति सुडोलकाय जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये दूसरों से इच्छा अनुसार समायोजन कर लेते हैं। यानी कि दूसरों की इच्छा, अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, अरे हाँ ठीक, अरे ठीक है भैया, बस हो ही गया, जो ना आपके बस वह है 100%। तो ये होते हैं आपके सुडोलकाय। तो ये एक प्रकार से इनका व्यक्तित्व, सुडोलकाय व्यक्तियों का व्यक्तित्व ऐसा होता है। तीसरा प्रकार के व्यक्ति हमने क्या बताया था आपको? गोलकाय व्यक्ति, यानी कि जो गोल मटोल होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं? कद में छोटे होंगे, थोड़ा सा मोटे होंगे, पेट निकला हुआ होगा, ठीक है। और जो है आप देखेंगे चर्बी मतलब कि अब इनके अंदर फैली हुई होगी, मतलब पेट निकला हुआ होगा, मोटे होंगे थोड़ा सा। गोलकाय मतलब वही होता है। और ये क्या होते हैं? ये सकारात्मक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, सामाजिक होते हैं व्यक्ति जो ऐसे होते हैं, ठीक। हमारे ख्याल से जो जर्मन मनोवैज्ञानिक रहा होगा थोड़ा ऐसा ही रहा होगा, अपने विषय में बताया होगा। हालांकि वैसे ये व्यक्ति मतलब मनोवैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने रिसर्च किया है इन सभी मुद्दों पर, इसलिए बताया है, हंसी के लिए बोल दिया था। वहीं अगला व्यक्ति है, मतलब कि अगले प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनमें डायस प्लास्टिक। और डायस जो है प्लास्टिक में, जैसे कि इसमें 3 प्रकारों जो है का कहीं ना कहीं पे मिश्रण होता है। तो इस प्रकार के रोगों मतलब लोगों में क्या होता है कि शरीर साधारण होता है इनका। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है सेल्डन, और सेल्डन महोदय जो है शारीरिक पद्धति के आधार पर व्यक्तित्व का निम्नलिखित विभाजन करते हैं। और कौन सा है? तो पहला विभाजन उन्होंने किया है सेल्डस महोदय ने। हालांकि हमने अभी किसके हिसाब से बताया था? क्रेसमर के। उन्होंने कहा एक व्यक्तित्व गोलाकृति के, एक होते हैं आयतकृति के, एक होते हैं लंबकृति के। तो जो गोलकृति वाले होते हैं वो जो कैसे होते हैं? अधिक मोटे होते हैं, गोल होते हैं, कोमल होते हैं, स्थूल शरीर के होते हैं। आयतकृति वाले क्या होते हैं? आयत की आकृति वाले, तो ये क्या होते हैं? इनकी जो व्यक्ति होते हैं इस प्रकार के, वो सुसंगठित शरीर वाले होते हैं, मतलब ठीक ठाक। और जो अगले होते हैं लंबाकृति वाले, ऐसे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, कोमल होते हैं, इनका शरीर जो होता है कमज़ोर होता है। और संकोची होते हैं, बड़े ये मंदभाषी होते हैं, शांतप्रिय होते हैं, संयमी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, गुस्सैल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व के प्रकार आपको समझ में आ गई। अगला प्रश्न आप देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष, अभिप्रेरणा की किन्हीं 4 विधियों को स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरणा के बारे में हमने आपको बताया था विस्तार से, लेकिन फिर भी आप अभिप्रेरणा के जो विधियां हैं, 4 विधियां आप सुन लीजिए बड़े आसानी से। तो अभिप्रेरणा की 4 विधियां कौन कौन सी भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अभिप्रेरणा की किन्हीं 4 विधियों को स्पष्ट कीजिए। पहली विधि कौन सी होती है अभिप्रेरणा की? रुचि के हिसाब से अभिप्रेरणा, यानी कि इंटरेस्ट आपका कितना है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा प्रदान करने की यह एक पहली विधि होती है। क्या? रुचि। रुचि के द्वारा क्या होता है कि बालकों के पाठ में रुचि उत्पन्न की जाती है। और शिक्षक जो होता है
को चाहिए कि शिक्षण कार्य करते समय जो पढ़ाया जाता है उसके लिए जो है ऐसी कोई टेक्निक अपनाए जिससे क्या हो, बालक पढ़ने में उसका बालकों का मन लगे, ये चीज़। दूसरी बात है, दूसरी विधि कौन सी आपकी, सफलता यानी कि सक्सेस, यानी प्रेरणा प्रदान करने की दूसरी विधि क्या है, बालक को अपने कार्य में सफल बनाना। तो शिक्षक को सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि उसको सिखाने वाले कार्य में सफलता प्राप्त हो, ऐसा उनका मानना है। एक व्यक्ति है जो है फ्रेंडसन, वो कहते हैं कि सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो सीखने के सफल अनुभव जो होते हैं अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, तो इसीलिए जो है सफलता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सफलता के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी बात क्या होनी चाहिए आपकी, तीसरी विधि है प्रतिद्वंद्विता यानी कि कंपटीशन। बालकों में प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास करना प्रेरणा प्रदान करने की तीसरी महत्वपूर्ण विधि है। अगर किसी को अगर आगे बढ़ाना तो आप बता दो कि अरे वह देखो अगर वह बढ़ेगा, देखो दूसरा, तो कंपटीशन करवा दो, ठीक, और उसका लज्जित कर दो उसको उसके सामने, फिर देखो कैसा वो तीर मारता है। तो कंपटीशन जो होता है कहीं ना कहीं आप बहुत आगे ले जाता है। आज देखेंगे भारत की एक प्रकार से जनसंख्या जो है, भारत की जो युवा है आजकल कितना पढ़ रहे हैं और पेपर दे रहे हैं लगातार, आप देख रहे हो। पेपर देने के बाद में क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पर आप देखें भारत में ज़्यादा लोग हैं तो उसमें पेपर भी टफ बनता है, तो ऐसी स्थिति में लोग खूब पढ़ते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो मोटिवेशन कंपटीशन से मिलता है लोगों को। भैया बहुत सारे लोग कहते हैं अब जब मैं जाग रहा हूँ, अगर मैं आज सो गया, आज नहीं पढ़ा, तो आज सोचो कि मैं 1 लाख 2 लाख बच्चों से पीछे चला गया, इस प्रकार से सोचते हैं लोग। तो ये भी मोटिवेशन का तरीका। चौथा मोटिवेशन की विधि जो है वो कौन सी, प्रशंसा। अगर किसी को प्राइज़ या किसी की प्रशंसा कर दी जाती है, यानी कि प्रेरणा प्रदान करने की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि जो होती है, अगर शिक्षक या माता पिता या अभिभावक जो है कोई बच्चा अगर कोई कार्य करे तो उसको प्रशंसा करें, उसकी एक प्रकार से उसको कोई चीज़ दें, इस प्रकार से, ठीक। तो ये चीज़ क्या होती है, उसको आगे बढ़वाती है। फ्रेंडसन महोदय कहते हैं कि उचित समय पर और उचित स्थान पर प्रयोग किए जाने पर प्रशंसा प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर किसी मंच पर अगर कोई टीचर जो है आपको बुला करके प्रोत्साहित करता है कि बेटा बहुत आगे तक जाएगा, ये करेगा वो करेगा, निश्चित तौर पर बच्चा जाएगा आगे, मेहनत करेगा। ओके, प्रोत्साहन करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका है। 5वां प्रश्न है कि अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं भाई। अधिगम के बारे में हमने आपको बताया भी होगा विस्तार से। अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया कि अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। तो अधिगम का स्थानांतरण मतलब होता है, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि किसी विषय के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान दूसरे विषयों और परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध होता है। प्रायः यही देखा जाता है कि किसी एक क्रिया या विषय का सीखना दूसरी क्रिया या दूसरे विषय के सीखने में सहायक होता है, और शिक्षा में सीखने के स्थानांतरण का अर्थ होता है कि सीखी हुई क्रिया या सीखा हुआ जो विषय है उसका अन्य परिस्थितियों में ज्ञानार्जन पर जो है प्रभाव पड़ना ही शिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज आप लोग अगर मान लेते हैं हमसे पढ़ करके कहीं पर दूसरे जगह पर पढ़ाओ, तो एक प्रकार से वो क्या हो गया, सीखने का यानी अधिगम स्थानांतरण हो गया, यानी आपने मुझसे सीखा और आपने किसी दूसरे को सिखाया। ये शिक्षा का जो है क्या होता है, स्थानांतरण यानी अधिगम स्थानांतरण होता है। कुरो एंड क्रो जो है हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, ये दोनों लोग कहते हैं साथ में कि मतलब साथ में नहीं, दोनों लोगों की मिलीजुली परिभाषा कि इन्होंने लोग कहा क्या कि साधारणतया अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अगर किसी एक क्षेत्र में आपको कोई अधिगम मतलब कि कोई चीज़ प्राप्त होता है, कोई विचार प्राप्त हुआ, कोई अनुभव आपने सीखा, कोई कुशलता आपके अंदर यानी कोई स्किल डेवलप हुई, तो उसका प्रयोग ज्ञान या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही प्रशिक्षण कहलाता है, प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। यानी आपने क्या सीखा, क्या ज्ञान अर्जन किया, क्या कार्य करने की शैली आपके अंदर डेवलप हुई, इसको आप किसी दूसरे कार्य करने के किसी दूसरे स्थान पर जाकर के आप ट्राई मारें, तो वही होता है आपका अधिगम स्थानांतरण। ये बात समझ लीजिए। ओके, समझ में आ गई बातें। अधिगम स्थानांतरण के मुख्य रूप से 2 सिद्धांत हैं। पहला है सामान्यीकरण का सिद्धांत, दूसरा है सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत। ओके, यानी थ्योरी ऑफ जी एंड एस फैक्टर। देन दूसरा जो आपका पहला जो था वो कौन था, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ओके, और सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन चार्ल्स जड़ ने किया था, और इसके अनुसार जब व्यक्ति जो होता है अपने अनुभव, अपने अध्ययन या अपने ज्ञान के माध्यम से एक समय सिद्धांत निकाल लेता है, तब वह उसे दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित कर सकता है। और जड़ ने दूसरी व्याख्या में लिखा कि इस सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट कुशलता का विकसित होना, विशेष तथ्यों पर पूर्ण अधिकार, विशेष आदतों और मनोवृत्तियों की प्राप्ति दूसरी स्थिति में स्थानांतरण की दृष्टि से बहुत कम महत्व रखती है, जब तक कि कुशलता
तथ्य और आदत उन दूसरी परिस्थितियों से क्रमबद्ध रूप से संबंधित नहीं हो जाते जिनमें कि उनका प्रयोग किया जा सके। तो ये प्रकार समन्वयीकरण का सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत है सामान्य एवं विशिष्ट अंश का सिद्धांत। इसका जो है मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन जो थे उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और स्पीयरमैन कहते हैं कि इसके बारे में कहा कि प्रत्येक विषय को सीखने के लिए बालक को सामान्य और विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है और सामान्य योग्यता या बुद्धि का प्रयोग सामान्यतः जीवन के प्रत्येक कार्य में होता है, किंतु जो विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग है वो विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाता है या किया जाना चाहिए। और सामान्य योग्यता व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थितियों में सहायता देती है, इसीलिए सामान्य योग्यता या तत्व का ही स्थानांतरण होता है, विशेष तत्व का नहीं होता, ऐसा स्पीयरमैन महोदय कहते हैं। इतिहास हो गया आपका, भूगोल, साहित्य, अर्थशास्त्र आदि विषयों का संबंध सामान्य योग्यता से होता है, किंतु गायन का, वादन का, चिकित्सा का, इनका संबंध क्या होता है, एक विशिष्ट योग्यता से होता है। तो ये विशिष्ट योग्यता के लिए ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर क्या है, चिकित्सा संबंधित, तो उसी में है, सामान्य नहीं। इतिहास पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, साहित्य पढ़ लिया, अर्थशास्त्र पढ़ लिया, हर जगह काम आएगा इसका, तो सामान्य। ओके, ये चीज़ है। अगला आपका और करके दिया है कि टर्मैन द्वारा वर्गीकृत बुद्धि लब्धि को स्पष्ट कीजिए। टर्मैन का जो बुद्धि लब्धि था हमने शुरुआत में आपको बताया है, वही है टर्मैन का। एक बार वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपकी लाइव क्लास समाप्त हो जाएगी, उसके बाद में आप देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या आप मतलब शुरुआत में हमने बता दी, बुद्धि लब्धि जो पढ़ा रहा था। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को आपको बता दें भाई, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात की जाए, शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जाए, वैसे टर्मैन के अनुसार अगर बताना चाहें तो वैसे जो 140 से अधिक के बुद्धि वाले होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, 120 से 140 वाले बुद्धि वाले अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, 110 से 120 वाले श्रेष्ठ बुद्धि के होते हैं, 90 से 110 वाले सामान्य बुद्धि के होते हैं, 80 से 90 वाले मंद बुद्धि के होते हैं, 70 से 80 वाले छेड़ बुद्धि के होते हैं और 70 से कम वाले दुर्बल बुद्धि के होते हैं, ऐसा टर्मैन महोदय ने बताया था। ओके, प्रश्न अगला क्या है आपका, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी बताइए। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप आपसे पूछ रहा है। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात की है तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाता है ये पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात, बालक के विकास एवं अभिवृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरी बात, वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तीसरी बात, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। चौथी बात, व्यक्ति का जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, कौन सा व्यक्ति कैसा है, इसके बारे में भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पांचवी चीज़ की रुचि उसकी कैसी है, किसी व्यक्ति की या बच्चे की अरुचि कैसी है, थकान है, इन सभी का अध्ययन कहीं ना कहीं छात्रों की रुचि अरुचि थकान का अध्ययन कर बालकों की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है इसके अंतर्गत। छठवीं इसका जो है विषय क्षेत्र ये है कि छठवां विषय क्षेत्र क्या है भाई, छठवां विषय क्षेत्र इसका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो अगला विषय क्षेत्र है वो क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अगला विषय क्षेत्र इसका क्या है, तो इसका अगला विषय क्षेत्र क्या है, छठवां, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अध्ययन करना। ओके, तो ये है। उसके बाद में जो है आप देखिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में आप देखेंगे जो है शिक्षा क्षेत्र की तमाम समस्याओं का समाधान वगैरह ये सब आसानी से ढूंढा जा सकता है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा। तो ये चीज़ें हैं। सातवां चीज़ है कि बालक के विकास का अध्ययन करना भी इसी के अंतर्गत होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था आप देखेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस सभी में बच्चे का कैसा कैसा विकास होता है, मानसिक चाहे शारीरिक चाहे जो है संवेगात्मक विकास हुआ, ये सब। ओके, आठवां है आपका पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी जो अध्ययन होता है ये। ओके, वही नौवां पाठ्यक्रम बनाने में भी जो है महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा मनोविज्ञान करता है। शिक्षण विधियों का अध्ययन करना हो तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही किया जाता है, उसके अंतर्गत ही पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है। और 11वां इसका विषय क्षेत्र है आपका शिक्षा संबंधी विभिन्न जो समस्याएं होती हैं उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का सामान्य परिचय आपको दिया। और संक्षेप में अगर आप बोलें तो शैक्षिक वातावरण में होने वाले हर प्रकार के व्यवहार तथा व्यवहार से संबंधित विभिन्न जो तथ्य होते हैं उनका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है, उसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है और करके दिया, किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए आपसे प्रश्न पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ओके, बड़ा अच्छा है। किशोरावस्था को जो है बड़े संघर्ष का जो है युग कहा जाता है, समय काल, तनाव का, एक प्रकार से तूफान का, विरोध की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है ऐसा भी कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। किशोरावस्था की तमाम सारी विशेषताएं हमने आपको बता ही दी थी। अब किशोरावस्था का एक प्रकार शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो किशोरावस्था की बात की जाए, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना तो क्या लिखेंगे कि किशोरावस्था में
होने वाले बालक के बहुपक्षीय एवं आमूल चूल परिवर्तन एवं विकास को दृष्टिगत रखते हुए अनुकूल शिक्षा का होना विशेष अनिवार्य है, क्योंकि इस काल में अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि बालक को क्या करे, पथ भ्रष्ट जो है होने से बचा ले। वो पथ भ्रष्ट ना हो, उसका वो पथ उसका अच्छा तरीके से रहे कि क्या करना है बालक को वो निर्धारित करे उसका। पहली बात ये है, पहला स्वरूप इसका ये है कि शिक्षा में खेल कूद का स्थान दिया जाए, ताकि क्या हो कि बच्चे को एक प्रकार से खेल कूद में रुचि हो और वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन कर सके। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। पहली बात, शिक्षा में अगर किशोरावस्था में बच्चा पढ़ा तो पहली बात खेल कूद में उसको खेल कूद होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए भाई कि यात्राओं तथा भ्रमण का आयोजन करना चाहिए, नहीं कि आप देखेंगे कि जिससे क्या हो कि उसको इतिहास, भूगोल, साहित्य इन सभी के बारे में, कलाओं के बारे में ज्ञान हो सके। ओके। तीसरी बात शिक्षा के स्वरूप की क्या होनी चाहिए, किशोरावस्था में बच्चों को व्यवसाय की शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि इस काल में शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को अभीष्ट व्यवसाय को अपनाने के लिए निर्देश दे और बताएं कि हाँ इसको करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा। चौथी बात ये होनी चाहिए कि इस उम्र के बच्चों के लिए यौन यानी कि शिक्षा का समावेश किशोरावस्था में मुख्य मानसिक समस्याएं जो है यौन संबंधों या इसके प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। तमाम सारी लोग जो है लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, लड़कियां लड़कों के प्रति, इस प्रकार की अवस्था में तो अनेक विद्वानों के अनुसार किशोरों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें यौन शिक्षा अवश्य देनी चाहिए कि हाँ ये क्या है उसके बारे में बताया जाए। परंतु यौन शिक्षा के स्वरूप के विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है। ये भी बात है कि ये पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए। पांचवी चीज़ यह है कि इसको लोग जो है गंदी दृष्टि समाज में देखते हैं। ठीक, पांचवी चीज़ क्या है कि किशोर जो होते हैं किशोरों का निर्देशन दिया जाना चाहिए। स्किनर महोदय कहते हैं कि किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, ये जिस दिशा में मन करते हैं उधर भटक जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो इसीलिए जो है स्किनर कहते हैं कि स्वयं किसी बात का निर्णय बच्चा नहीं कर सकता है किशोर अवस्था का, इसीलिए मास्टर को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि उसका निर्देशन करता रहे। वहीं छठवीं इसका स्वरूप ये हो सकता है शिक्षा का कि अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि किशोर अवस्था में ही अपराध बढ़ते हैं। आप देखेंगे किशोर प्रवृत्ति जो होती है ये किशोरावस्था में खास करके बढ़ती है, और विद्यालय और उसको जो है जिसके घर के या फिर कहीं कहीं हो तो उनको समझाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ गलत है, उसके प्रति उसके मतलब कि जो अपराध है उनके प्रति नकारात्मक सोच उसके अंदर प्रकट करवानी चाहिए। शिक्षा में ऐसे कुछ रहस्य ठोकें या शिक्षा में इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम में एक आध दो पाठ डाल दें, ताकि उसमें जो सामाजिक चीज़ें हैं जो कि गलत चीज़ें हैं समाज में वो उसको बताया जाए कि ये गलत है। ओके। सातवीं बात, सतवां स्वरूप इसका होना चाहिए कि किशोरों के प्रति वयस्क सा व्यवहार जो है एक प्रकार से करना चाहिए। ये बात भी है, कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जिन किशोरों के प्रति वयस्क सा व्यवहार जितना ही अधिक व्यवहार किया जाता है उतना ही वे वयस्कों सा व्यवहार भी करेंगे। तो इस प्रकार से ये था शिक्षा का एक प्रकार से स्वरूप जो कि हमने बता दिया। इस प्रकार से आप लोगों ने विस्तार से हर एक मुद्दे को समझा। तो केवल 2 प्रश्न यहाँ से आपको करने हैं, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे खंडशः से। 5 शब्दों में एक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। 15 नंबर का एक प्रश्न है। 10 जो है 15 नंबर मिलेंगे, एक प्रश्न करेंगे, 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्नों को देख लीजिए आप सही से। अगला प्रश्न आपके समक्ष, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा में उसके महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। पहला शुरुआत में हमने इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया विस्तार से, उसको देख लीजिए पॉज करके वीडियो को। अगला है आपका, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि यो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं, शैशवावस्था की विशेषताओं को बताया हमने, और इसी के साथ साथ शिशु की सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ओके। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष 9वां नंबर कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए तथा व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व की परिभाषा वगैरह हमने दे दी है, व्यक्तित्व के बारे में भी हमने बता दिया कैसे कैसे होता है। और 10वां प्रश्न आपके समक्ष है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कीजिए एवं उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है आपका, तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। वैसे जितना हमने आपको बता दिया है इतना बहुत ज़्यादा हो गया आपका, तो इतने में अगर आपका हो जाएगा तो विस्तार से आपको बता दिया जाए। वैसे इतना आपके लिए पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा जानकारी हमने इसमें दे दी है। लगभग 1 घंटा 40 मिनट हो चुका और विस्तार से हमने हर एक चीज़ आपको बता दिया। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है सीखने से संबंधित है, यानी कि ये अधिगम के यानी सीखने का सिद्धांत ही है, सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके बारे में आपको बताना है। तो एक बार इसको अगर देख लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। अगर नहीं भी देखते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, मेरे कहना यही है। अगर नहीं देखना है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ओके। हिंदी साहित्य का अगर आपका पेपर लगा हो तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। वैसे इससे भी आप देखेंगे प्रश्न बहुत ज़्यादा आए थे आप लोगों के जो है यूनिवर्सिटी में,
और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में ये प्रश्न आएंगे, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को। ओके, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों का जो है तहे दिल से धन्यवाद। और अपने जो है बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, परीक्षा में अच्छे अंक आपको प्राप्त हों। धन्यवाद। ओके, चलिए फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए फिर, चलिए, गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।